अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। फाइनली कराची में थोड़ी बहुत सर्दी आ चुकी है जिसको हम एंजॉय करने के लिए फ़ौरन डार्क कलर के कपड़े निकाल रहे हैं। कंबल वम्बल तो मेरे पहले ही घर में निकल आ चुके थे क्योंकि हम कराची वालों को ना सर्दी की आदत नहीं है, तो थोड़ी सी भी सर्दी होती है तो हम उसको फ़ौरन एंजॉय करने लगते हैं। मेरी सर्दियाँ एंजॉय करने का एक और तरीका है, और तरीका क्या है, मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हो रही होती है सर्दी की वो ये होती है कि मेरे हाथ में आता है गर्मा गर्म कप कॉफ़ी का। अच्छा, मैं उन ढीठ लोगों में से हूँ जो गर्मियों में भी कॉफ़ी पीता है, और इसका पता है मैंने क्या हल निकाला है। अब कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा है तो मैं पहले एसी खोल के कमरा चिल्ड करती हूँ और फिर बनाती हूँ एक गर्म कप कॉफ़ी का, ताकि मैं उसको अच्छी तरह एंजॉय कर सकूँ। एक और बात सर्दियों की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है सर्दियों की रातें। आप कंबल में आराम से दुबक के बैठ जाएं, ड्राई फ्रूट खा रहे हों, कॉफ़ी का कप हो और फिर नेटफ्लिक्स पे कुछ अच्छा सा देखें, या आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन करें और गप्पे लगाएं। बट सर्दियों की रातें लंबी भी होती हैं और बड़ी मज़ेदार भी होती हैं। और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो सर्दियों की सुबह को उठ के कहीं जाना। पता नहीं क्यों, या तो ये हमारे अंदर थकन है या हमें, कराची वालों को तो वैसी सर्दी बहुत लगती है और आदत भी नहीं है सर्दी में रहने की। तो मेरा तो दिल चाहता था पहले बचपन में भी, और अभी भी यही दिल चाहता है कि जितने दिन सर्दियाँ हैं इनको छुट्टियाँ दे देनी चाहिए कि बस आप एंजॉय करें कंबल में घुस के। एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, या हम खुद वो शख्स होते हैं जिसको ऐसा लगता है कि उसने दुनिया वालों के लिए बहुत किया, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, हर किसी के काम आता है, लेकिन पलट के उसको सिला नहीं मिलता। मैं कभी कभी पहले मैं बड़ा सोचा करती थी कि यार मैंने उस शख्स के साथ इतनी नेकी की है मगर मुझे इसका कोई सिला ही नहीं मिला, या मैंने देखो उनका बुरा वक्त आया था तो मैं उनके काम आई, अब मेरे ऊपर प्रॉब्लम है, मैं जाके बात कर रही हूँ तो वो कोई जवाब ही नहीं है। फिर मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि क्या ये जो मैंने कोई नेकी की थी, क्या मैंने इसलिए की थी कि मैंने उस शख्स पे एहसान किया और अब उसका बदला चाहिए, या मैंने अपनी जन्नत के चक्कर में की थी कि मैं जो हूँ वो अल्लाह ताला मुझे ना एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे दें। तो जब मैंने वो नेकी शुरू में की ही अपनी सेल्फिश रीज़न से की थी कि मुझे जन्नत चाहिए, तो मैं उस शख्स से एक्सपेक्ट भी क्यों कर रही हूँ। क्या हमें कभी ऐसे करते हैं ना, सड़क पे कुत्ते को पानी पिलाया और जब अगली बार गुजरेंगे हम कहेंगे कुत्ता मुझे पानी क्यों नहीं पिला रहा, या हमने कोई चिड़िया के बच्चे को वापस घोंसले में रख दिया था बचपन में तो अब हम कहेंगे यार मेरा बच्चा गिरा तो चिड़िया क्यों नहीं आई वो बच्चा बचाने के लिए। जब आप इस तरह से हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते तो ये इंसानों में भी नहीं किया करें। हर इंसान अपनी बसात के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से नेकियों का बदला लौटाता है, और अगर आप या मैं उन लोगों में से हैं जो कि फ़ौरन चाहते हैं कि नेकी का बदला एज़ इट इज़ मुझे वापस मिले उसी शख्स से, तो रुक जाइए। ऐसी नेकी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप नेकी ज़ाया कर रहे हैं। इस बात पे ईमान रखिए कि नेकी ज़ाया कभी नहीं होती। आज आपने किसी का भला किया, अल्लाह ताला कहीं और से आपको ज़रूर बचाएगा और आपका ज़रूर भला करेगा। तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल, क्योंकि ये महज इंसान है। इंसान आपका ना कुछ बिगाड़ सकता है ना आपको कुछ दे सकता है। इसी थॉट पे मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे, हम बात करेंगे। आज है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। शुगर और या डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी हो गई है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे एक एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट जो कि डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है और हम इसका किस तरह बचाव कर सकते हैं। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज पूरी दुनिया में डायबिटीज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हर साल का ना एक थीम होती है। इस दफ़ा जो थीम है कि एक्सेस टू केयर फॉर एवरीवन, कि हर किसी को डायबिटीज़ की केयर का जो है वो मौका मिले, एक्सेस मिले। पाकिस्तान में इस वक्त 3 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला हैं, और ये वो लोग हैं जिनको पता है कि उनको डायबिटीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अनडायग्नोज डायबिटीज़ है और वो अचानक से उन्हें कुछ पता होता है ना कि अचानक कोई ऑर्गन फेल हो गया और जब आप पहुँचे अस्पताल तो पता चला कि अच्छा भाई मुझे तो शुगर है, डायबिटीज़ है। तो हम इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमने आज इनवाइट किया है डॉक्टर काशिफ अंसारी को, जो कि डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि ये डायबिटीज़ का मर्ज़ होता क्या है और इससे इलाज मुमकिन है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, तो कुछ स्टैटिस्टिक्स बताइए मुझे। जैसे कि आपने
बताया कि 3 करोड़ 30 लाख डायबिटीज़ के मरीज़ हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी शामिल है जिनको पता ही नहीं कि डायबिटीज़ है। इस वक्त जो स्टेटिस्टिक्स कहते हैं कि 26% ऑफ द पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला है। अब ये जो दुनिया में तकरीबन 500 मिलियन लोग जो हैं वो भी डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला है। ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है और पाकिस्तान में ख़ासकर हमारे मुल्क में, जैसे आपने थीम के हवाले से ज़िक्र किया कि बहुत कम लोगों को ये केयर अवेलेबल है गवर्नमेंट लेवल पर। सही। तो हम लोगों को जो इस वक्त बीइंग ए डायबिटोलॉजिस्ट जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम अपनी पूरी एफ़र्ट डाल रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी हमको इस काम के हवाले से बहुत सारे डॉक्टर्स की अशद ज़रूरत है हर लेवल पर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे ना लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको डायबिटीज़ है जब तक कि कोई मामला बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो वो कौन सी वार्निंग साइंस हैं या सिम्टम्स हैं जो इंसान को इन चेक रखने चाहिए अपनी बॉडी पर? जी हाँ, बहुत अच्छी बात की। सबसे पहला वार्निंग साइन तो हमारा साउथ एशियन होना है, क्योंकि एशियन पीपल में जीन्स में डायबिटीज़ मौजूद है, जिनमें एशियंस हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, मैक्सिकन हैं, अफ्रीकन्स हैं, उन सब की जीन्स में डायबिटीज़ मौजूद है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वार्निंग साइन है हमारा एशियन होना है। दूसरा वार्निंग साइन ये होना है कि अगर हमारी फैमिली में पहले से डायबिटीज़ चली आ रही है तो सबसे पहले हम लोगों को उसी वक्त ये वार्निंग साइन को अडॉप्ट कर लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि हमको भी आगे डायबिटीज़ हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री से मुराद माँ बाप, बहन भाई, आपके फर्स्ट कज़िन्स, ये सब उसमें शामिल हैं। तो अगर जैसे ये होता है तो आपको ईयरली बुनियादों पर अपना डायबिटीज़ का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। अच्छा, वार्निंग साइन सब ये बताएंगे कि आपके वज़न का कम होना या ये यूरिन का ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना, ये इस वक्त रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट ये चीज़ें हैं कि आपको ये देखना है कि वार्निंग साइंस क्या हैं। जैसे मैंने बताया, एशियन होना, आपका फैमिली हिस्ट्री में होना, वज़न का ज़्यादा होना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, और इसके अलावा सबसे अहम चीज़ हमारा एक्सेस कैलोरी इंटेक, जो बहुत हम लोग इस वक्त हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन गया है, जो हम बहुत ज़्यादा एक्सेस कैलोरी इंटेक करते हैं। उसके बाद लाइफ स्टाइल को बिल्कुल आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं, नो एक्सरसाइज, नो वर्कआउट, कुछ भी नहीं। ये वो वार्निंग साइंस हैं जिनसे सब लोगों को अवेयर होना चाहिए। सही। अच्छा, हम सुनते हैं आमतौर पे कि फ़लाँ को डायबिटीज़ टाइप 2 है, इसको टाइप 1 है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, टाइप 2 वो डायबिटीज़ है जो अक्सर बड़ी उम्र के लोगों को होती है, मतलब अर्ली भी हो सकती है, लेकिन बड़े से मुराद ये है कि वो मिडिल या लेटर स्टेजेस में ज़्यादा होती है। उसमें इंसुलिन जो बॉडी में बनती है वो कम हो जाती है। तो जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि मतलब डायबिटीज़ के डायग्नोस के ऊपर ही आपका 40 to 50% जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो चुकी होती है। तो डायबिटीज़ जब डायग्नोस होती है ओवर द ईयर्स, जैसे आपने कहा सडनली भी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता और अचानक पता चल गया कि डायबिटीज़ है, तो ऑलरेडी वो उस फेज़ में पहुंच चुके होते हैं। तो उसको हम लोग टाइप 2 कहते हैं, जहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है। सही। अच्छा, टाइप 1 वो होता है जो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है, जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन मुकम्मल तौर पे होती ही नहीं है। सही। और वो कभी भी हो सकती है, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बच्चों को हो सकती है। तो उसका कोई वो नहीं है कि वो उसकी कोई एज लिमिट है, वो किसी टाइम पे भी आपको हो सकती है। तो टाइप 2 यूजुअली लेटर एजेस में होती है और टाइप 1 के साथ आप पैदा भी हो सकता है। जी सर, नहीं, टाइप 2 पहले भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत कम होती है, यूजुअली लेटर स्टेजेस। इसीलिए हम अक्सर बुजुर्गों को सुनते हैं कि उनको शुगर हो गई, उनको भी हो गई। देखिए, वही मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि वो जो वार्निंग साइंस को जब आप इग्नोर करते हैं ना, आपका कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा है, आपका लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, आप लैक ऑफ एक्सरसाइज, वर्कआउट, तो ये सारी चीज़ें मिलके और सबसे अहम चीज़ कि आपकी जीन्स में मौजूद होना, ये सब अवामिल मिल के आपको डायबिटीज़ करवाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन वार्निंग साइंस पे काम किया जाए और सबको ये बताया जाए कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी डायबिटीज़ को
जो है वो ईयरली मैनेज करें। अच्छा, जैसे वार्निंग साइंस की बात करें तो बड़ों में तो आपने ये सब कहा, बच्चों में क्या वार्निंग साइन है, अगर आप अपने बच्चों पे नज़र रखें और आपकी फैमिली की हिस्ट्री में भी देखिए है? बच्चों में भी यूजुअली अगर आप बच्चे आपके एक्सेस यूरिनेशन कर रहा है या वीक हो रहा है, अच्छा सबसे अहम बात आपको ये बताना है कि जो टाइप 1 होते हैं वो थिन एंड लीन होते हैं, मतलब उनकी जो फिगर होती है बहुत दुबली पतली होती है, बहुत ज़्यादा वो वेट नहीं होते। टाइप 2 वाले अक्सर ओवर वेट होते हैं। तो अब अगर बच्चा थिन एंड लीन है, आपकी फैमिली, इसका फैमिली हिस्ट्री से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ पहला वो एक बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें आपके जो पेंक्रियाज के सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपका इंसुलिन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। वो माँ के पेट से भी हो सकता है, तो बाद में भी हो सकता है किसी टाइम, मतलब 15 ईयर्स से 22 ईयर्स 25 ईयर्स बाद में, लेटर में भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम केसेस होते हैं। सही। तो बच्चे पे आप नज़र रखें कि एक्सेस यूरिनेशन कर रहा है, दुबला हो रहा है। देखिए बहुत सिंपल सा टेस्ट है शुगर का। जब आप दुनिया में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और नज़ला ज़ुकाम खांसी और भी बहुत सारी चीज़ों का इलाज करवा सकते हैं, तो वाई नॉट एक सिंपल टेस्ट अगर सालाना रात में सालाना एक दफ़ा करवा भी 6 महीने में एक दफ़ा चेक करा ली, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये कि उससे आपको फिर एक चीज़ों का पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या डायबिटीज़ अगर चलें किसी को डायग्नोज हो गई है तो खाने पीने से मैनेज की जा सकती है? जैसे अक्सर हम बड़े टोटके पढ़ते हैं कि इसका जूस और इसका ये पॉसिबल है? नहीं जी, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए तो वो एक मिथ है, लेकिन कुदरत ने इन सब चीज़ों में डायबिटीज़ को मैनेज करने की सलाहियत रखी है, लेकिन एक हद तक। अगर लोग करेले का जूस पीते हैं, देखिए करेले के जूस पीने से डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती। ये आपने अच्छा अब मसला अगर ये कि 1% या 2% भी लगा लें, लेकिन उसके साथ अगर आप ये कहें कि मैं किसी भी किस्म की कोई एहतियात नहीं करूँगा और मैं जो है वो अपनी मर्ज़ी से खाऊंगा पीऊँगा, सिर्फ करेले का जूस पीऊँगा, ऐसा नहीं है। डाइट से मैनेज हो सकती है अगर आप अपना डाइट को कंट्रोल करें, आप अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करें, कैलोरी कट डाउन करें। अगर हमारी बॉडी को ज़रूरत 1500 कैलोरीज़ की ज़रूरत है और हम लेंगे 3000 कैलोरीज़, तो आप कैसे डाइट से मैनेज करेंगे? तो यू हैव टू कट डाउन योर कैलोरीज़ को कट करना है, इतनी कैलोरीज़ लेनी है जो हमारी बॉडी की ज़रूरियात है या उससे भी कम जाना है, ताकि जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है जितना भी हो रहा है वो उसको कंट्रोल कर सके। सही। एक इंसान अब उसको है डायबिटीज़, उसने डायग्नोज भी हो गए, तो वो अपने आप को मैनेज कैसे करे? मतलब कितनी दफ़ा वो चेक करे? क्या रोज़ सुबह? अक्सर मैंने पेशेंट्स को देखा है सुबह भी अपनी चेक कर रहे होते हैं। ये भी एक मिथ है कि आपने फास्टिंग चेक करनी है। अच्छा, फास्टिंग इसलिए चेक कर रहे होते हैं कि फास्टिंग आपकी रैंडम से कम होती है, तो जहन में एक चीज़ बिठा ली गई है कि हम फास्टिंग चेक करेंगे तो हमारी शुगर का कंट्रोल मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि फास्टिंग और रैंडम में बहुत डिफरेंस होता है। ट्वाइस हाई होती है आपकी फास्टिंग से रैंडम। तो अक्सर लोग रैंडम इसलिए अवॉइड कर रहे होते हैं कि जो है वो हमारी वो बढ़ी हुई मिलेगी। तो अब ये तो अब आपकी आंखें बंद करने से या चेक करने से वो माना कम तो नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ औकात में चेक कर रहे हैं, जैसे आपने सुबह कर लिया, नाश्ते से पहले, दोपहर को कर लिया, रात को कर लिया, खाने से पहले, खाने के बाद, अगर आप वीकली 2 या 3 भी अल्टरनेट डे पे भी एक टाइम पे शुगर चेक करें, तो आपको मुख्तलिफ औकात में शुगर चेक कर लेंगे और आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि शुगर कहाँ बढ़ी हुई है, ताकि फिर जो दवाई या मेडिसिन आप ले रहे हैं उसको डोज एडजस्ट करके आप उसको बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ फास्टिंग चेक करने से या सिर्फ रैंडम चेक करने से मसले हल नहीं होंगे। आपको मुख्तलिफ औकात में शुगर चेक करके उसका एक रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा कि कहाँ बढ़ी हुई है और कहाँ बढ़ी हुई नहीं है। अच्छा, ये जो डायबिटीज़ है ये और ऑर्गन्स को भी मुतासर करती है? हम सुनते हैं ना कि इट्स अ साइलेंट किलर। साइलेंट किलर ऐसा है कि जब आपकी माना जितनी भी आपके वेसल्स हैं बॉडी की, उसको डिस्ट्रॉय करती है, तो अब वो उसमें आपके सारे ऑर्गन्स शामिल है। अब सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक इससे इफ़ेक्टेड होते हैं, लेकिन इफ़ेक्टेड तब होंगे, माना उसके चांसेस उस वक्त ज़्यादा होंगे जब आपकी शुगर अनकंट्रोल है। अगर आप कंट्रोल में रख रहे हैं तो फिर वो बहुत कम चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्टेड होती हैं या बहुत कम चांसेस होते हैं।
अब एंड ऑर्गन की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो आप ये नहीं देखा होगा कि डायबिटीज़ के बहुत मतलब 5% लगा लें, 10% लगा लें जिनके एंड ऑर्गन तक बात जाती है, अदरवाइज सारे नॉर्मल लाइफ भी गुजार रहे होते हैं और काफ़ी लंबी जिंदगी जीते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ कैसे गुजार रहे हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं। यानी लाइफ गुजारने का मकसद ये है कि लाइफ कैसे गुजार रहे हैं। आप अपने लाइफ स्टाइल को अगर आप किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, डाइट के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर डेफिनेटली इसका एंड पॉइंट तो यही होगा कि कोई ना कोई ऑर्गन फेल होगा या किसी का। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में बताएं कि आम खाने से जो है शुगर बढ़ती है? देखिए, आम खाने से मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप खा सकते हैं लेकिन लिमिटेड तादाद में। अब अगर कोई आधा किलो या 1 किलो आम खाएगा तो उसका लाजमी डेफिनेटली, अगर आप 1 स्लाइस या 2 स्लाइस खा लेते हैं और ऑफ चेक लिया। हाँ, तो कौन से फ्रूट्स हैं जो सेफ है डायबिटीज़ के लिए? देखिए, इस वक्त जो हमारे पास जो टोटल रिकमेंडेशन है कि 200 ग्राम से ज़्यादा आपने फल नहीं लेने। फल नहीं लेना। तो अब ये हो सकता है कि 100 ग्राम सुबह को, 100 ग्राम शाम को। एप्पल है, किन्नू है, माल्टा है, अमरूद, पपीता, अनार, आड़ू, इस किस्म के फल हैं, ये आप ले सकते हैं जिसमें जो सेफ़ है। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको। और कौन से फल बिल्कुल नहीं ले सकते? जैसे आपका आम कम लें, आपका जो है अंगूर है, केला है, खजूर है। अच्छा, केला भी? हाँ, केले में भी बहुत सारी होती हैं। देखिए, ले सकते हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में। खजूर भी नहीं? खजूर भी नहीं। अब हम जब शहद भी नहीं? शहद शुगर बढ़ाएगा। शहद नहीं रह सकती। असल में क्या होता है कि जब हम पेशेंट को ये बोलते हैं ना कि आप ले लें, तो आधी तादाद वो अपने हिसाब से बढ़ा लेता है। तो बेहतर ये है कि वो चीज़ें अवॉइड ही की जाएं जिससे आपकी शुगर बढ़ने के ज़्यादा ख़तरात हैं। तो केला, खजूर, अंगूर है, चीकू है, सरदा गर्मा, ये बहुत ज़्यादा इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत होता है। तो जिन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा वो मस्ट बी। अच्छा, और ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, चीज़, इनमें दूध भी लिया जा सकता है। चीज़ से कोशिश करें कि ख़ासकर ये जो आपका डेयरी प्रोडक्ट चीज़ आपको या प्रोसेस तो बिल्कुल ही अवॉइडेड है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर मक्खन मिल रहा है तो बहुत लाइट से, जैसे आप रोटी पे लगा के या सालन में। वाइट ब्रेड ना लें? वाइट ब्रेड को भी अवॉइड किया जाना चाहिए। ब्राउन ब्रेड नहीं, केक में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। केक की जो बुनियादी वजह यह है मना करने की कि उसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा, वो जो बेकिंग के वक्त ऑयल जो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उससे फिर शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सही। एवोकाडो खाया जा सकता है? जी, वो खाया जा सकता है। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे या ये कह दें भाई अपनी शुगर टेस्ट करा लो उससे पहले के? मेरी तरफ से सब हमारे जितने भी सुनने वाले, देखने वाले हैं, उनको ये मैसेज है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं शुगर के साथ, कोई मसला नहीं। लेकिन उनको गुजारने का तरीका ये है कि आपको अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लानी पड़ेगी। स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी? स्मोकिंग भी क्विट करनी पड़ेगी। स्मोकिंग से मुराद है, बाकी कौन सी चीज़ें क्विट करवा रहे हैं आप? देखिए, मैं मीठा तो क्विट करना ही पड़ेगा। अक्सर हमारे पास सवाल आता है कि डॉक्टर साहब मीठा सारा बंद कर दूं। अब सारा तो मतलब मीठा तो मीठा ही है ना, तो वो बंद करना पड़ेगा। ब्राउन शुगर खाई जाए? ब्राउन शुगर भी जी नहीं। ब्राउन शुगर और आपकी वाइट शुगर में 19 और 20 का फ़र्क है। अच्छा, तो शुगर तो शुगर है, मीठा। हाँ, तो कोई मीठा कोई ऐसा नहीं? कैंडल वगैरह? कैंडल यूज़ की जा सकती है, स्टेविया यूज़ किया जा सकता है। स्टेविया का आजकल बहुत अच्छा है। स्टेविया, मैंने वही अर्ज़ किया कि अगर लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस आपको ही डेवलप हों। तो कौन कौन सी चीज़ें कट डाउन करनी है वो हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो फास्ट फूड, फ्राइड आइटम्स जो आपकी शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसके अलावा शुगर फूड्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं आपके, और चीनी का बहुत इस्तेमाल है। आप चीनी की जगह पे स्टेविया यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसका टेस्ट भी आपको उससे मुकाबले में बेहतर लगेगा। अच्छा। लेकिन हर वो चीज़ जिसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा है वो आपको कट डाउन करनी पड़ेंगी। सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसको आपने बैलेंस इस तरीके से करना है कि अगर वीक में आपने 1 से 2 दफ़ा गोश्त ले लिया, मछली ले ली, आपने मुर्गी वगैरह ले ली या सब्जियां ले ली, तो बैलेंस डाइट आपने रखनी है ताकि आपकी सारी चीज़ों आपकी डाइट में आ जाएं। और ये आपको बेहतर तरीके से एक डाइटिशियन ही आपको गाइड कर सकता है कि आपने क्या क्या लेना है। और एक दूसरा, अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ चार्ट्स आपके मिल रहे होते हैं कि ये एहतियात से खाएँ, ये ना खाएँ। इन चार्ट्स पे कतई तौर पे अमल नहीं करना है।
क्योंकि इन चार्ट्स में किसी तरीके की भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। अब आप और पीछे कुछ नहीं पता किसने बना के नहीं, Facebook अब पर देखें उसमें लिखा है कि आपने इतना कम खाना है, आप हस्ब ज़रूरत खाना है। उस ज़रूरत को आपका डाइटिशियन ही डिसाइड करके दे सकता है। अब कोई चार्ट कैसे डिसाइड करेगा या आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपकी ज़रूरत क्या है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे लिए वक्त निकालने का और ये इतनी अच्छी मालूमात हमसे शेयर करने का। तो अगर आप वो शख्स हैं जिसको थोड़े बहुत भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं अपनी बॉडी में, प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, जाके चेक करवाएं, क्योंकि वैसे तो लोग कहते हैं भाई मरना ही है तो खा पी के मरें, और अगर ज़िंदा रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे। अगर आपके सिम्टम्स भी हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, सब मसाइल हो गए और आप ज़िंदा रह गए, फिर आप सोचिए आपका क्या हाल होगा। अपना ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जान है। और इस सेगमेंट और इसको वाइंड अप करने के बाद हम जा रहे हैं साइमा के पास, तो आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूंगी शेफ़ साइमा के किचन में और उनसे जानेंगे कि वो आज क्या बना रही हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे जिन्होंने हमें बताया कि मुझे तो ऐसा लगा हर चीज़ से ही शुगर हो जाती है, और अब मैं यही सोच रही थी कि कौन सी चीज़ अपनी ज़िंदगी से निकालूँ और कौन सी रखूँ। लेकिन लकीली हमारे पास एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं आफ्टर दिस, तो मैं उनसे भी पूछ लूँगी कि क्या हम सब कुछ खाना बंद कर दें। आज साइमा क्या बना रही है, साइमा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आविश कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। साइमा सबसे पहले ये आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, तो कुछ मीठा तो नहीं बन रहा? नहीं, आज बिल्कुल भी मैं मीठा नहीं बनाने जा रही, बल्कि आज हम जो है वो देसी स्टाइल चाउमीन बनाना बताएंगे। सही। और इसके अलावा आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है, और आपको मालूम है कि मैं बहुत ज़्यादा डेजर्ट्स बनाती भी हूँ, खाती नहीं हूँ लेकिन मैं बनाती कर रही हैं पाकिस्तान के इस तरीके से डायबिटीज़ के स्टेटिस्टिक्स डे के लिए। लेकिन काफ़ी सारी अच्छी मालूमात दी डॉक्टर साहब ने। तो मैं यही सुन रही थी कि किस तरीके से वो आप वाली बात, ऐसा लगता है कि हर चीज़ खाने से हो जाएगा। तो आगे आगे जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा तो हम मज़ीद जो भी डिस्कशंस, और आपने अपने गेस्ट बुलाए हुए हैं, तो हमें पता चलता रहेगा कि हमें किस किस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ सेगमेंट करते करते मुझे लग रहा है कि बस फास्टिंग, हाँ, कुछ हवा पानी पे ही चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए साइमा, आज जो बन रहा है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स आ रहा है? जी माविश, आज तो हम चाउमीन बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल में। मगर आप जानती होंगी कि चाइनीज़ क्यूज़ीन का चाउमीन जो है वो चाइनीज़ क्यूज़ीन से बिलोंग करता है। और चाउमीन का मतलब है, चाउ मीन्स फ्राई और मेन मीन्स नूडल्स। तो फ्राइड नूडल्स, बिकॉज चाइनीज़ कुकिंग में स्टर फ्राई टेक्निक यूज़ होती है ज़्यादातर, ठीक है। और ये बिल्कुल सिमिलर होती है फ्रेंच टेक्निक के, जो सौते करना हम कहते हैं। तो सौते इज़ अ फ्रेंच वर्ड फॉर स्टर फ्राइंग। तो फ्रेंच और चाइनीज़, चाउ इज़ फ्राइड, यस, फ्राइड, और मेन मीन्स नूडल्स। तो जिस भी चीज़ के साथ अब मेन लगा हो, लो मेन हो, तो लो का मतलब अब वो ढूंढना पड़ेगा, बट मेन इज़ मीन्स नूडल्स। आप फ़ौरन अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से। तो आज हम ये बनाएंगे, और इसके साथ ही जो आप लोग सब जानते होंगे कि नूडल्स जो हैं वो सबसे पहले जो इनका ओरिजिन है वो चाइना और जापान में हुआ। और वहाँ से चाइनीज़ जो हैं वो ज़्यादातर अपनी स्टर फ्राई वेजिटेबल्स के साथ नूडल्स का इस्तेमाल करते हैं, या टोफू या कोई और किस्म का प्रोटीन डाल के। अक्सर उनके जो डिशेस होती हैं वो इसी तरीके से रेडी हो रही होती हैं। अच्छा, चाइनीज़ जो कुकिंग है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा कटिंग एंड चॉपिंग का ही काम है। इसके बाद इनको बनाना बिल्कुल। और आप सॉसेस के साथ प्ले करें, इनकी सॉसेस बहुत अच्छी होती हैं। और अगर ऑथेंटिक सॉसेस हर जगह अवेलेबल हों तो आप घर बैठ के रेस्टोरेंट जैसा चाइनीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलें हम इंग्रेडिएंट्स बताते हैं यहाँ पे। अच्छा माविश, सबसे पहले तो जो है मैंने यहाँ पर 1 पैकेट ऑफ नूडल्स बॉईल कर लिया था। नूडल्स को बॉईल करने के लिए इंस्ट्रक्शन सारे जो हैं वो पैकेट पर होते हैं। जब आप नूडल्स बॉईल करें तो इसका थोड़ा सा पानी बचा लें, वो हम अपनी एक चाउमीन की सॉस बनाएंगे उसमें डालेंगे। अच्छा। तो अगर वो आपने गलती से फेंक दिया
तो आप इसकी जगह थोड़ा सा चिकन स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पानी शामिल कर दें। ठीक है। तो एक बात तो नूडल्स की हो गई जो कि मैंने इसको बॉईल करके यहाँ पे रख दिया है। सही है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 400 ग्राम हमारी जूलियन चिकन है जो कि मैंने जूलियन कट में काट ली है। फिर हम इसमें डालेंगे, अच्छा पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल गरम करके क्रश जिंजर एंड गार्लिक, ठीक है, ये इसमें जाएगा। इसके बाद हम इस चिकन को डाल के स्टर फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर। सही है। ठीक है, दोनों चीज़ों को हमने तेज़ आंच पे पकाना है। ठीक है। फिर हमने ऐड कर देना है 1 टीस्पून के बराबर चिली फ्लेक्स जो कि कुटी लाल मिर्च कुटी है। लाल मिर्च है, और 1 टेबलस्पून के बराबर टिक्का मसाला मैं यहाँ पे यूज़ इसलिए करने इसको जा आप रहे हैं, देसी स्टाइल कह कह रहे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टिक्का मसाला आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैंने इस वक्त यहाँ पे जो है वो पैकेट का लिया है, आप लोग घर वाला भी, घर का होममेड टिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे होंगे नमक नहीं लिया है किसी भी चीज़ में, बिकॉज़ जितनी भी सॉसेस होती हैं उनमें नमक का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई इन सोडियम, ठीक है। मैं अपने घर में जब कुकिंग कर रही होती चाइनीज़ स्पेशली, तो मैं नमक नहीं डाल रही होती, लेकिन बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा तेज़ नमक पसंद है, तो सॉल्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्ट इस वक्त नहीं लिया हुआ है। जो चाइनीज़ नमक होता है जीनो हो, तो वो आप इस्तेमाल करते हैं? मैं वो उसकी जगह मैं चिकन पाउडर यूज़ करती हूँ, मगर वो भी मैं हर डिश में नहीं, यानी तो आप मैंडेटरी अजीनोमोटो का पार्ट नहीं इस्तेमाल है। क्यों नहीं करते? पहले याद है हर चीज़ में में डलता होता था, असल में वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में फिर रिसर्च आई, आपको पता MSG चलेगा, हाँ MSG करके जो भी उसका कोई एलिमेंट है, इंग्रेडिएंट, वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, तो अच्छा, वो फिर बंद इसके कर ऊपर दिया अब गया। लेकिन बात दूसरी होती है कि वो कहते हैं, चाइनीज़ कहते हैं कि नहीं MSG इज़ नॉट दैट डेंजरस, चलिए वी नीड टू स्टडी ऑन दैट। आप बताइए फिर क्या करें आप? अच्छा, उसके बाद हमने ये दोनों स्पाइसेस ऐड करके चिकन में इसको भी तेज़ आंच पे बनाना है, बिकॉज़ हम स्टर फ्राई कर रहे हैं, याद रखें। स्टर फ्राई का मकसद हमारा ये होता है कि हम जूसेस को लॉक करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स अपने जूसेस रिलीज़ कर रहे हैं, मीट रिलीज़ कर रहा है, वो लॉक हो जाए आपके उसी डिश में। अगर आप उसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे, वो पानी छोड़ेगा, वो बिल्कुल आपकी डिश मज़ेदार नहीं बेकार, रहेगा। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे यहाँ पर भी दिखाएं कि हम अपनी वेजिटेबल्स को क्रंची रखें, जैसे कि होनी चाहिए प्रेजेंटेशन के वक्त, ठीक है। उसके बाद अब हम ये करेंगे कि ये सारी मैंने वेजिटेबल्स ले ली हैं। आविश, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप बंद गोभी चॉप कर ली है, स्लाइस कर ली है, या जूलियन कट कर लीजिए। 1 कैप्सिकम जो है वो जूलियन कट की हुई है। 1 कैरेट मैंने बड़े साइज़ की ले ली थी, इसको भी मैंने जूलियन कट में काट लिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर इसमें अनियन स्लाइस हुआ हुआ डालूँगी, और ग्रीन अनियंस जाएंगे हमारे इसमें, ये भी 1 कप के बराबर है। अगेन कुछ लोगों को ग्रीन अनियंस बहुत पसंद होते हैं, तो आप कोई भी चीज़ बढ़ा और कम कर सकते हैं, यानी वेजिटेबल्स भी आप बढ़ा सकते हैं इसमें। अगर आपने चिकन नहीं डालना है तो आप चिकन के भी बगैर आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसकी एक बहुत ही अच्छी चाउमीन की जो सॉस होती है, बेसिकली वो ही इसका एक कहना चाहिए मेन एलिमेंट है जी, वो हम बनाएंगे यहाँ पर। उसके लिए मैंने ये किया है, 1/4 कप मैंने यहाँ पे सोया सॉस ले लिया है, 1/4 कप ही के बराबर मैंने चिली गार्लिक इसमें लिया है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें हॉट सॉस लिया है। 2 to 4 टेबल स्पून हम केचप का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप ही मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस लिया है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस कम करके, यानी 4 टेबल स्पून आप बारबेक्यू सॉस और 4 टेबल स्पून ही आप ऑयस्टर सॉस शामिल करें। चाहें तो ऑयस्टर सॉस भी अपने दोनों मिला के शामिल करें, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क भी बनेगा, तो ऑयस्टर सॉस के साथ आप बनाएं इसको। तो फिर आपने अपनी बारबेक्यू सॉस की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे इस सॉस में। चीनी शामिल करने के बाद हमने इसमें विनेगर भी ऐड करना है, 2 टेबल स्पून के और अगर बराबर। विनेगर ऐड करना ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, मगर एक ज़रा सा बैलेंस होती है सारी चीज़ें जी, खटाई वाला टेस्ट होता है। बट आपको देखिए ना, पर्सनली वाइट विनेगर मैं नहीं ऐड करती, इससे पूछ रही थी। अच्छा, आप फिर कौन सा विनेगर यूज़ मैं करते? अच्छा, विनेगर यूज़ ही नहीं करता। अच्छा हाँ, तो आप छोड़ सकती हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस सॉस को जब हम बना के थोड़ा विस्क करेंगे, और जो हमारा रिज़र्व नूडल्स का पानी है
वो हमने इसमें थोड़ा ऐड कर देना है इसको ज़रा सा डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है। और फिर जब हमारी ये चिकन क्रश जिंजर गार्लिक के साथ स्टर फ्राई हो रही होगी तो साथ ही हमने अपनी सारी वेज डालनी है तेज़ आंच पर और उसको ज़रा 1 से 2 मिनट बस टॉस हमने करेंगे। टॉस करना है। और फिर हमने अपनी नूडल्स शामिल कर देनी है। नूडल्स शामिल करके भी अब आप सब सारा प्रोसेस साथ कर रहे हैं, आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। आपने कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना है। उसके साथ ही आपने अपनी पूरी सॉस डाल देनी है। सॉस हम पोर करेंगे, स्टर फ्राई करेंगे, चूल्हे को बंद करेंगे और डिश आउट करेंगे या फिर डिश आउट? नहीं, डिश आउट करेंगे। ढकने से फिर तो आप चिकन शुरू करें ताकि बिल्कुल आप हम शुरू करते हैं आपके सामने। बिल्कुल माविश, आप प्लीज़ मुझे ऑयल उठा दीजिए। जी जी बिल्कुल, ये लीजिए Thank you. आपका ऑयल। इसको हम डालते हैं। ये मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये देसी स्टाइल है तो इसमें ज़्यादा ऑयल जा रहा है? नहीं, ज़्यादा नहीं है, ये 4 से 5 ही होगा जी। देसी के लिए सिर्फ और वो है लाल मिर्च एंड टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला। आप इसकी जगह अगर आप देसी नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप कोटी लाल मिर्च और टिक्का मसाला को हटा के सिंपल आपने काली मिर्च और नमक ऐड करना है और उसके बाद आप सारा प्रोसीजर ऐसा कर लीजिए। ठीक है। ये आपके बच्चे, छोटे बच्चे खा रहे हैं, मैं खा रही हूँ। हाँ बिल्कुल। लाल मिर्च हटा दें, सही है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको कोई चमचा दूँ? जी बिल्कुल, कौन वो सा दोई वाला? दे दीजिए। दोई। अरे उसमें आपने रिसर्च की नहीं? हाँ नहीं, वो बात ये हो रही थी कि इंग्लिश में लेडल होता है और उर्दू में डोई होती है, तो बस अब हम इसको ऐसे ही चलाएंगे जब तक रिसर्च कर नहीं आ जाते। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे आप इसमें ये पूरा डाल देंगी? नहीं, मैं इसमें कम डालूंगी, 2 टेबल स्पून के बराबर जिंजर और गार्लिक क्रश, 1 ये दोनों एक साथ क्रश है? जी, मैंने दोनों एक साथ क्रश कर लिए थे। और चाइनीज़ कुकिंग में जितना आप क्रश लहसुन का इस्तेमाल करें या क्रश जिंजर का, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने तो बॉटल भर के रखी हुई है क्रश करके सब चीज़ों की एक साथ, क्योंकि वो आप उसका मकसद ही ये है, चाइनीज़ क्यूजीन में होता ही ये, हर चीज़ आपने फ्रेश रेडी करके डालनी है, कुक करना है और सर्व कर देना है। ऐसा नहीं है आपने सुबह पकाया और अब आप रात में खा रहे हैं, तो उसका और इट्स हेल्दियर आल्सो। बिल्कुल, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इंतकाल हो जाता है हमारी सब्जियों का, हमारे कुजीन में हर चीज़ मरी हुई आप इसको प्लीज़ चलाइएगा। आपने वहाँ रख दिया आप इससे कर लेंगे, मैंने अपने लिए रखा है। मैं ज़रा उससे कंफर्टेबल रहती हूँ। ठीक है, मैं अपने कपड़े बचा के कीजिए और अगर आपको ज़्यादा डर लगे तो फ़ौरन मेरे हवाले कर लीजिएगा। से कुकिंग करें। ओके। देखिए, मजबूरी में तो बहुत अरसे से पका रही हूँ। नहीं, मजबूरी तो नहीं है, खाना भी तो है ना। यही तो मजबूरी है। खाना पकाना एक ऐसी चीज़ है जो आपने करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। अच्छा देखें, ये 2 टेबल स्पून भी ज़्यादा नहीं लग रहा है इस वक्त। हाँ, आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे। वैसे मुझे गार्लिक का टेस्ट इतना पसंद है और खुशबू कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद पुट है। मोर देन रिक्वायर्ड। मैं भी डबल क्वांटिटी डालती हूँ जी। हमेशा हम इसको डालेंगे और इसको डाल के ही आप छोड़ दीजिए, मैं देखती हूँ। मुझे इजाज़त दे दीजिए। नहीं, आपके कपड़े आज माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त फ्लोरल प्रिंट पहना हुआ है। आप बना रही थी ना, तो मैंने कहा कुछ मैचिंग पहन लो। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, मैं अपने ऊपर भी इसको कोशिश करती हूँ अप्लाई करूँ, कि हम हर चीज़ को डाल के फ़ौरन चम्मच चलाना शुरू कर देते हैं, जो कि मैंने अभी किया। लेकिन अभी आप जैसे डालें, इसको थोड़ा सा फैला के छोड़ दें थोड़ी देर, 3 से 4 मिनट इस चिकन को आप छोड़ दें तेज़ आंच पे। ये जलेगी नहीं, बल्कि ये अपने जूसेस लॉक करेगी। और अगर हम कंटिन्यूसली इसको चलाएंगे इस वक्त, इस पॉइंट पे, तो ये अच्छे वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए है। चिकन की मैं बात कर रही हूँ। अभी आप जब देखिएगा, मैं इसको जब पलटूँगी तो इस पर एक गोल्डन ब्राउन सी एक लेयर आ चुकी होगी, वही हमारी डिज़ायर्ड मतलब चिकन की शक्ल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। तो अभी सब्र करेंगे, अभी 2 से 3 मिनट इसको हम टाइम देते हैं। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? बस अब मैं सॉसेस बनाएंगे। फिर मैं सॉसेस बनाऊंगी, वेजिटेबल्स डालूंगी और नूडल्स ऐड करूंगी, सॉस ऐड करूंगी। वो मैं थोड़ी सी देर के बाद। तो फिर मैं ब्रेक पे चली जाऊँ? आप बिल्कुल ब्रेक पे जाइए और फिर हम इसकी बात फिर हम खुशबू को एंजॉय करते हुए बाकी शो करेंगे। बिल्कुल। हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद हैं एक
और डॉक्टर साहब, और वो हमें बताएंगे। पहले तो मैं उनसे सबसे पहले सवाल पूछूंगी क्योंकि पुराने सेगमेंट में मुझे पता चला कि कुछ भी सेफ़ नहीं है खाने के लिए। तो पहले उनसे मैं अपने हेड को ये क्लियर करूँगी कि क्या डॉक्टर साहब इसी तरह हम ज़िंदगी गुजार दें सिर्फ हवा और पानी पे, या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। और अब जो हमारा टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और मसला शुगर ब्लड प्रेशर के अलावा हम किसी भी शख्स से पूछते हैं कि क्या हाल है आपके, कैसी तबीयत है, कहते हैं घुटनों में बड़ा दर्द है, बस जोर जोर दुख रहा है। ये जोर जोर दुखने क्यों लग जाता है, इस पर हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम किसी से उसकी खैरियत पूछते हैं कि क्या हाल है, तबीयत कैसी है। पहले तो वही पेट नॉर्मल सा सवाल जवाब होता है कि हाँ मेरे को ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थोड़ा सा और आप पूछ लें तो बस घुटनों में बहुत दर्द है, हाथ नहीं चल रहा है, उंगलियों में बहुत दर्द है, मेरी एड़ियाँ दर्द कर रही हैं। हर दूसरा शख्स किसी ना किसी जोड़ के दर्द का मरीज़ बना हुआ है। हमारे इसी टॉपिक पर हमने बात करने के लिए आज मदऊ किया है जिन डॉक्टर साहब को, वो हमें ये बताएंगे कि हमारा जोड़ जोड़ दुख क्यों रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अशर इखलाक, आप जो हैं वो रूमेटोलॉजिस्ट हैं। पहले तो बताएं होता क्या है? वालेकुम सलाम, थैंक यू माविश, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, इट्स अ प्लेजर। देखिए रूमेटोलॉजी जो है वो एक ब्रॉड स्पेशलिटी है। इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ कंडीशंस हम ट्रीट करते हैं जो कि ऑटो इम्यून भी हैं, यानी कि जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है उसके अंदर कुछ ख़राबी हो जाती है जिसकी वजह से एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है, एक सोजिश का अमल स्टार्ट हो जाता है। सूजन या सोजिश को? सोजिश इसका उर्दू वर्ड है। तो उसकी वजह से मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होती हैं जिसमें ज़्यादातर जोड़ों का दर्द, जोड़ों में सूजन, जोड़ों के अंदर अकड़ाव महसूस होना, स्किन के ऊपर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आपने अक्सर लोगों का सुना होगा कि जी यूरिक एसिड बढ़ी हुई है, उसकी वजह से जोड़ों में कुछ प्रॉब्लम आता है, गाउट कहते हैं उसको। जी, उसके अलावा आम जिस तरह आप कह रही हैं कि लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि जी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द हो रहा है, तो वो एक ऑस्टियो आर्थराइटिस का प्रोसेस होता है विच इज़ मोर डीजेनरेटिव, यानी कि वक्त के साथ एक होने वाली चीज़ थोड़ी सी, और मतलब एक रीमॉडलिंग प्रोसेस, वेयर एंड टेयर उसको आप कह लीजिए। तो ये सारी मतलब एक ब्रॉड, मतलब रूमेटोलॉजी के अंदर मतलब सिर्फ जोड़ों का दर्द नहीं है, काफ़ी ब्रॉड स्पेशलिटी, तमाम दर्द आ रहे हैं, तमाम हर किस्म के हर तरह का हड्डी का सोजिश से रिलेटेड और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और सारी चीज़। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हम सुनते हैं लोगों से कि उसको गठिया की बीमारी है या जोड़ों का दर्द है। बहुत दफ़ा तो अनडायग्नोज बहुत अरसे तक चलता रहता है। तो ये आर्थराइटिस पे थोड़ी रोशनी डालिए कि होती क्या है और हमें कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए। गठिया को इंग्लिश में रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है। तो कॉमन कंडीशन है, मतलब 0.5 to 1% इसकी प्रेवलेंस है। जैसे पाकिस्तान की अगर 23 करोड़ की आबादी है तो 23 लाख के अप टू 23 लाख पेशेंट पाकिस्तान में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हो सकते हैं। ज़्यादातर यंग फीमेल्स होती हैं। ठीक है। उसकी वजह कुछ मौरूसी है, कुछ मतलब ये कि हार्मोनल है, और कुछ ये कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कि अगेन ऑटो इम्यून प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कुछ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जिस्म के अंदर बन जाते हैं जो कि फिर एक डैमेज का अमल शुरू कर देते हैं। मतलब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो जिस्म का दिफाई निज़ाम है वो अपना काम तो कर रहा है कि इन्फेक्शन से फाइट कर रहा है और दूसरी चीज़ें, लेकिन साथ साथ में जोड़ों को और दीगर अज़ा को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। दैट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को इस तरह से आप मतलब दैट्स अ वे टू अंडरस्टैंड। अच्छा, उसके अंदर जो अलामात का आपने पूछा है, यही कि स्टार्ट में तो जोड़ों में अकड़ाव का होना, सुबह सो के उठें तो छोटे जोड़ों में दर्द हो आपके, मतलब अकड़ाव महसूस हो, स्वेलिंग आ जाए, सूज जाएँ जोड़, ये मेन अलामात है। अगर किसी को ये अलामात हैं तो उनको चाहिए कि अर्लीस्ट पॉसिबल रूमेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं या अपने मुआलिज को जाके दिखाएं, जो कि फिर उसकी मतलब तशखीस करेंगे और वो किसी रूमेटोलॉजिस्ट को रेफर स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। आपने कहा यंग फीमेल्स, यंग फीमेल, आप एज ब्रैकेट बयान करें। देखिए एज ब्रैकेट बहुत ब्रॉड है इसका, मतलब क्योंकि सारी फीमेल अपने आप को यंग समझती हैं, इसलिए सारी फीमेल अपने आप को यंग समझती हैं। देखिए किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो चूँकि हार्मोनल चेंज, अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आती हैं जब उनका नया बेबी होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, देन नया बेबी। एक सेकंड रुकिएगा, आपकी थोड़ी सी आवाज़ का डिस्टॉर्ट हो रही है। मेरे पास एक इस पे वो थोड़ा सा चेक करें। मेरे जहन में ना इस वक्त एक वाक़या आ रहा है यंग फीमेल पे और उस पर कि मैंने बहुत सारी यंग लड़कियों को ये कहते सुना है कि उनको उठती हैं तो उनके एड़ियों में दर्द होता है, या
खड़ी होती हैं तो कमर में दर्द होता है। और हम अक्सर ना बच्चियों को कहते हैं क्योंकि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या हम बहुत सारे दर्द को डिसमिस करते हैं ये कह के कि ये तो भाई इस वजह से हो रहा है, उस वजह से हो रहा है, या ये कि तुम एक्सरसाइज नहीं करती हो, या ये कि तुम दूध नहीं पीती हो। तो हम आम तौर पे बहुत सारी बीमारियों को कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं और उस पर रख के उसको इग्नोर कर देते हैं बहुत लंबी। जबकि अगर आप इग्नोर ना करें जिस तरह आपने कहा, तो मुझे ये सवाल पूछना था कि हाउ टू नो कि ये दर्द ऐसे ये पैसिंग वो नहीं होता कि क्या एक वर्ड होता है ना कि बस वो थोड़े दिन आया और थोड़े दिन बाद चला गया, मतलब हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये क्रॉनिक है, अब दिस इज़ द स्टेज ऑल्दो द गर्ल इज़ यंग। देखिए, जो भी चीज़ परसिस्ट कर रही है उसको इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए। आप जिस तरह कह रही हैं कि अगर एक नॉर्मल मस्कुलोस्केलेटल पेन होगा 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाए तो ठीक है, बैक पेन, लेकिन अगर कोई परसिस्ट कर रहा है सिम्टम, 4 हफ्ते गुजर गए, 6 हफ्ते गुजर गए और उसके बाद ठीक नहीं हो रही चीज़, तो डेफिनेटली उसका एक मतलब मेडिकल अटेंशन उसको रिक्वायर्ड है। यंग फीमेल्स का मैं ये कहूँगा, हम जिस तरह बात कर रही थी, तो ये कि अक्सर सोसाइटी के नॉर्म्स को कंफर्म करने के लिए अक्सर जो यंग गर्ल्स हैं पर्टिकुलरली, दे ट्राई एंड कीप देयर वेट वेरी लो। दैट इज ट्रू। तो उसकी वजह से एक दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी जो पीक बोन स्ट्रेंथ है वो अचीव नहीं हो पाती, जो बाय द टाइम ऑफ 35 to 40 ईयर्स आपकी होती है, कि उसके बाद फिर अगेन हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिर बोन लॉस होता है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाता है आगे जाके, जब एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन के लेवल्स कम होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी अमाउंट ऑफ वेट मेंटेन किया जाए, नॉट टू हाई नॉट टू लो, BMI अराउंड 23 जो एक हेल्दी है। अंडर वेट नहीं होना चाहिए, बेसिकली ओवर वेट तो नहीं होना चाहिए लेकिन अंडर वेट भी नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू जो मेरा इनिशियल सवाल था, ये गठिया का जो दर्द होता है या जोड़ों का होता है, क्या ये जेनेटिक कभी होता है, मौरूसी है, जिस तरह डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उनकी तो वालिदा को भी जोड़ों का दर्द था, क्या इस तरह मेडिकल साइंस में है कोई? बिल्कुल ऐसी बात है, मतलब आपको अक्सर फैमिली क्लस्टर्स मिलेंगे, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर रूमेटॉइड का जो पेशेंट है उसके कोई पेरेंटल हिस्ट्री हो, अच्छा, या फैमिली हिस्ट्री हो। अक्सर स्पोरेडिक केसेस होते हैं और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो पास ऑन करें किसी को, क्योंकि देखें जब कोई पैदा होता है तो आधे जीन्स अपने मदर से लेते हैं, आधे फादर से लेते हैं, फिर वो आपका जेनेटिक मेकअप होता है और उसके अंदर अगर वो कॉम्बिनेशन बन रही है जिससे कि रूमेटॉइड एट सम स्टेज ऑफ लाइफ ट्रिगर हो, तो वो एक मौरूसी टेंडेंसी बहरहाल है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है कि हम ये बोलें कि हर एक की फैमिली हिस्ट्री होगी। यानी कि अगर आप कहें कि भाई वालिदा को तो है तो बच्चे में भी ट्रांसफ़र होगा, इट्स नॉट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ज़रूरी कोई भी नहीं है। एक और सवाल, आपने कहा कि एज के साथ साथ बोन हमारी जो है वो, मतलब हर चीज़ हमारी ख़राबी की तरफ जा रही होती है, तो क्या ऐसा किया जाए यंगर एज में या 30s में, या कि आप 40s के बाद थोड़े बच सकें? देखिए, हेल्दी वेट मेंटेन करना थ्रू डाइट। हेल्दी वेट आप किसको कहते हैं वो भी आप डिफाइन करें? मतलब BMI 23 जो उसका एक फॉर्मूला है ना कि हाइट इन सेंटीमीटर्स डिवाइडेड, मतलब वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाय हाइट इन सेंटीमीटर्स, तो वो 23 के अराउंड होना चाहिए। डायबिटीज़ की मेरे ख्याल में थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो देखें पाकिस्तान के अंदर तो एक डायबिटीज़ का पेंडेमिक है एक तरह से कहना चाहिए, क्योंकि अब तो मतलब 35% आबादी जो है वो डायबिटिक है। उसकी वजह ये है कि हमारे अंदर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डाइट हमारी जो है वो इस तरह की है, बहुत ही कार्बोहाइड्रेट रिच है, बहुत ही शुगर रिच है, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगेन अगर आप उसके अंदर डाइट के ऊपर फोकस करें, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जो कि बोन्स को हेल्दी रखने में काम देती है, तो वो दैट डेफिनेटली सर्व्स यू वेल इन लेटर लाइफ, जबकि मतलब ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स नहीं होते जो कि यंग एज में होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डाइट रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी, सप्लीमेंटेशन व्हेन अप्रोप्रिएट, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स वगैरह जिन लोगों के लिए ज़रूरत है। क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल सनलाइट को हम अवॉइड करते हैं, सनलाइट की क्वालिटी भी पुअर है, स्किन भी हमारी जनरली थोड़ी सी डार्कर टोन में होती है, फिर अक्सर कवर भी करते हैं अपने आप को, तो विटामिन डी बहुत लो होती है लोगों की, तो कभी चेक करवा लेना चाहिए, लेकिन अक्सर सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए लोगों को। सही। तो अगर हम कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो ये आगे जाके हमें प्रॉब्लम कर सकता है? डेफिनेटली प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा कौन से ऐसे मिनरल्स हैं या कोई ऐसी और अगर आप मशवरा देना चाहें कि इन चीज़ों को भी अपनी नज़र, एक तो आपने कहा कि धूप लें, हमारे यहाँ हर वक्त सनब्लॉक लगाना और काले ना होने, मज़ीद काले ना होने का जो हमें एक खपत है, ये हमें नुकसान पहुँचा रहा है एक तरह से। दूसरा, क्या कोई ऐसा तरीका है जैसे जो 40+ ख़वातीन है, ज़्यादातर ख़वातीन ही को अफेक्ट करता है? मैंने सुना ज़्यादा औरतों में ये जोड़ों का दर्द ज़्यादातर जी जैसे अगर हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो वो तो मतलब समझिए कि
4:1 फीमेल के अंदर प्रीपोंडरेंस उसकी उसका है। क्या रीज़न है? उसकी रीज़न अगेन हार्मोनल है, उसकी रीज़न जेनेटिक्स है। फीमेल्स के अंदर जितने भी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स हैं वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा हैं, विदाउट अ डाउट। ये जी, बिल्कुल, ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी इंसिडेंस फीमेल में ज़्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस भी फीमेल में ज़्यादा है। अगेन उसकी मुख्तलिफ यही वजूहत हैं जो हमने हार्मोन्स। already अच्छा, यही discuss की। हार्मोन्स हमें दिल की बीमारियों से भी बचाते हैं ना? वो कार्डियोलॉजिस्ट आए थे अभी चंद दिन पहले, तो कहते और तो कम हार्ट अटैक फीमेल्स के लिए प्रोटेक्टिव है वो। हाँ, तो कहीं तो हम बच गए कहीं हम अदरवाइज। बच गए। अच्छा, अब मैं आती हूँ डाइट पे। अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि आज डायबिटीज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हमारा उसका सेगमेंट था, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि हर चीज़ में शक्कर है और आपका बढ़ा रहा है वो ग्लूकोज, और फिर आपके पेनक्रियास कह रहे हैं बस कर जाओ। मुझे बताएं कि अब हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं और एक तरफ हम बहुत सारी चीज़ों को मना भी करते हैं, क्योंकि कहीं ये बढ़ रहा है, कहीं वो कम हो रहा है। तो आप एज अ डॉक्टर व्हाट डू यू सजेस्ट कि वो कौन सी ऐसी डाइट है जो एक अच्छा बैलेंस्ड हेल्दी डाइट जिसको कहा भी जाता है, वो अच्छी ज़िंदगी की ज़ामिन भी हो सकती है, और प्रोवाइडेड हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है चीज़ों में, तो उसमें कोई, अब ये तो मुश्किल सवाल है, लेकिन कोई अच्छा सा जवाब दे दें। दैट्स ऑल वेरी राइट, दैट्स ऑल। देखिए मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं ना रूमेटोलॉजी के अंदर भी, रूमेटोलॉजी वो सब डाइट पूछते हैं। उनमें से एडहियर कितना करते हैं डाइट, दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। अगर हम इतने अच्छे होते डाइट फॉलो करने में, तो आज हम 35% लोग डायबिटिक नहीं होते, ठीक है ना। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये कि रूमेटोलॉजी के हवाले से कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइट नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि टमाटर खाएंगे तो जोड़ सूज जाएंगे, खट्टी चीज़ें अवॉइड करें, गर्म चीज़ें, बड़ा गोश्त अवॉइड करें, तो वो एक मिथ है। वो मतलब बाज़ दफ़ा हमारे डॉक्टर कॉलीग्स भी बस पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कह देते हैं, लेकिन इस तरह का कुछ एविडेंस नहीं है। छुड़ाने के लिए बार बार पूछ रहे थे, पूछ रहा है तो कुछ उसको बता दो। देखिए हम लोग बहुत क्लियरली अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि कोई आप डाइट के थ्रू अपना आर्थराइटिस ट्रीट नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करना है। अलबत्ता ये कि डाइट के जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं, एक अच्छी डाइट जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में लो हो, प्रोटीन रिच हो, जिसके अंदर के विटामिन मिनरल्स हों, मतलब बहुत ही सिंपल आप उसको ये समझिए कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करें, चीनी अवॉइड करें, बिल्कुल जीरो करें। रोटी, बिस्किट, केक, जी, बेकरी आइटम्स जितने भी हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पुअर है। किसी भी किस्म की ब्रेड, रोटी, चावल, आलू, ये चीज़ें कम। देखें कंप्लीट एलिमिनेट नहीं कर सकते, रोटी चावल आलू ही खाते हुए पूरी कॉम बढ़ी। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो चीज़ें मतलब ग़िज़ायत बख्श हैं, कि मतलब अंडे हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। किसी भी किस्म का मीट आप लीजिए, ग्रिल्ड हो या इवन जो भी हो, वो आप ले सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी सीज़न के हैं वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये दीज आर द प्रिंसिपल्स। पानी का इंटेक अच्छा रखें। बेसिकली ब्रॉडली ये प्रिंसिपल्स हैं जो डायबिटिक को भी वही फॉलो करना चाहिए, जिसको ब्लड प्रेशर उसको भी फॉलो करना चाहिए। जॉइंट्स के लिए भी अगर आपको हेल्दी वेट मेंटेन करना है, जॉइंट प्रॉब्लम से बचना है, तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स तो यही हैं। अच्छा, मेडिकल साइंस ने यकीनन बहुत तरक्की की होगी। जिस तरह मैं आपसे अभी ऑफ एयर बता रही थी कि हमारी एक रिश्तेदार थी जिनकी टेढ़े हो गए थे जॉइंट्स, मगर वो बहुत पुराने ज़माने की बात है। मुझे बताइए कि इस वक्त क्या डेवलपमेंट है इसके इलाज में? महविश, हमारी जो स्पेशलिटी है ना, इसके अंदर बहुत चेंज आया है लास्ट 20 ईयर्स में। मतलब इससे पहले आप यूँ समझिए कि अगर हम रूमेटोइडी की बात हम कर रहे हैं ज़्यादा थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें ये होता था आज से 40 साल पहले तकरीबन कि जिसको डायग्नोस किया जाता था, इट वाज बैड न्यूज़ फॉर देम। उनको ये होता था कि 10 साल में व्हील चेयर पे होंगे या आप स्टिक ले लें या चल नहीं सकेंगे। अब वो चीज़ बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि अब जितना एडवांस ट्रीटमेंट हो गया है, अब इवन जो ऑर्थोपीडिक सर्जन हमारे कॉलीग्स छोटे जॉइंट्स के ऊपर ऑपरेट करते थे, क्योंकि सारे जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते थे। वो कोई इंजेक्शन भी लगाते थे? वो सब मतलब ये कि हाँ, ये मतलब ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी उस ज़माने में, लेकिन अब ये सब डिसअपियर होता जा रहा है। दे आर गेटिंग डी स्किल्ड बिकॉज मेडिकल ट्रीटमेंट इसका इतना अच्छा हो गया है कि वो टेढ़े मेढ़े जॉइंट्स और ये सब चीज़ें, जो लोग अगेन एक थेरेप्यूटिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अगर प्रॉब्ली आज के प्रोग्राम से लोग ये मैसेज एक ले लें कि भाई मतलब अर्ली इंटरवेंशन जो है वो आउटकम्स को ट्रांसफॉर्म करती है। अब देखिए हमारे पास बायोलॉजिक एजेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल, वो थोड़े हाई कॉस्ट मेडिसिन है, लेकिन इट्स अ बेस्ट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर रूमेटोइड। उसमें कुछ खाने वाले मेडिसिन भी हैं, कुछ इंजेक्टेबल्स भी हैं, और मतलब वो डिज़ीज़ को बिल्कुल इतने लेवल तक कंट्रोल कर देते हैं कि आप उसको मतलब उसके जो भी मनफी असरात हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, और आप उसके साथ आराम से ज़िंदगी गुजार आप बिल्कुल आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर अर्ली ट्रीट हो जाए रूमेटोइड वगैरह, तो लोग देख के बता नहीं सकते किसी को रूमेटोइड। ज़बरदस्त। मैं कभी कभी वाकई सोचती हूँ कि हम बहुत अच्छे दौर में ज़िंदा हैं कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, वरना पहले तो लोग बगैर एनेस्थीसिया के ऑपरेशंस कराते थे। आखिर में कोई एक मैसेज आप देना चाह रहे हैं नाजरीन को इसी फील्ड के हवाले से?
तो देखिए, मैसेज मैं यही दूंगा कि अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है रूमेटोलॉजी के बारे में। अगर आप या आपके कोई जानने वाले हैं जिनको जोड़ों में दर्द की शिकायत है, सुबह उठ के जोड़ों में अखड़ाव है, कमर में दर्द है जो कि 1 घंटे से ज़्यादा लास्ट कर रहा है, जोड़ों में सूजन हो रही है, तो विदाउट एनी डिले जा कर के अपने मुआलिज को दिखाएं, रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, एक प्रॉपर एडवाइस लीजिए, टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड होंगे वो करवाइए और प्रॉपर एक मेडिकल इवैल्यूएशन करके वो एडवाइस फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब प्रोग्राम में आने का और इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। माय प्लेजर। आपके भी अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो आपको पता है आपने कहाँ जाना है। डॉक्टर साहब आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, क्लिफ्टन एंड नॉर्थ बोथ। नॉर्थ एंड क्लिफ्टन बोथ। तो अब आपको पता चल गया है कि डॉक्टर साहब के पास जाएं और अपने जोड़ों के दर्द का मसला हल कराएं। और जिस जोड़ों के दर्द के बहाने से आप दूसरे कोई काम नहीं कर रहे हैं ना, कि मुझसे ये नहीं हो रहा, कि मुझे जोड़ों में दर्द हो रहा है, मुझे ये नहीं हो रहा, अब बहाने नहीं चलेंगे। इसका इलाज दरियाफ्त हो चुका है, बल्कि दरियाफ्त नहीं हो चुका, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं इस तरह के तमाम प्रॉब्लम्स के साथ। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मेरे पास जो गेस्ट मौजूद हैं वो आपको बताएंगी कि जो सर्दियाँ आ ही नहीं रही हैं कराची में, अगर वो आ जाएं तो आपने क्या कपड़े पहनने हैं और कौन सा फैशन और कौन से ट्रेंड्स फॉलो करने हैं। कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने क्या बताया था कि हमारे साथ कौन मौजूद होंगी, एक ऐसी शख्सियत जो हमें बताएंगी जो सर्दियां आ नहीं चुक रही मगर फिर भी हम सब वो करें। मैंने सुबह क्या कहा, मैंने कहा सर्दियां आए ना आए हम अपनी कॉफ़ी बनाना शुरू हो गए हैं, कॉफ़ी पीना शुरू हो गए हैं, हमने कंबल निकाल लिए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हमारे वार्डरोब के अंदर वो गर्म कपड़े जिनको जैसे ही वो एक दिन ठंडी हवा चलेगी और उस दिन हम पहन के बाहर निकलेंगे। लेकिन पहनना क्या है, करना क्या है? बहुत दफ़ा हमें यही नहीं समझ आती कि विंटर फैशन भी कोई चीज़ होती है, क्या ज़रूरी है कि विंटर के कुछ सर्टन कलर्स हों और समर के कोई और। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने इनवाइट किया है एक फ़ैशन डिज़ाइनर को। एक्चुअली फ़ैशन एंड इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सारी फ़ैशन से रिलेटेड। तो वेलकम करते हैं बीना अमीन को। कैसी हैं बीना? अस्सलाम वालेकुम जी। Mavish, first of all, thank you for having me at your show. You're welcome. मुझे ये बताइए बीना, सबसे पहले तो बताएं कि आपके विंटर फैशन और समर फैशन डिफरेंट है? Of course. विंटर फैशन और समर फैशन बिल्कुल डिफरेंट है। ऑब्वियसली फैब्रिक की नौयत से भी डिफरेंट है एंड you know there's certain colors and certain things that look better in winter than rather they would look better in अच्छा बीना, ऐसा नहीं लगता विंटर में हम इन जनरली अच्छे लग रहे होते हैं, शक्ल थोड़ी खिली हाँ जी, लगती है बिल्कुल, बिकॉज वी आर मॉइस्चराइजिंग इट। रात में हम जो फेस पे मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो अगले दिन थोड़ी शक्ल भी फ्रेश लग रही हाँ होती है। बिल्कुल, बिकॉज विंटर में ऑब्वियसली एक तो धूप बहुत ज़्यादा नहीं होती और आपको मतलब जैसे हम कराची में रह रहे हैं तो यहाँ ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है वगैरह वगैरह, तो विंटर में हम थोड़े से मेंटली भी रिलैक्स्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर एंड द सराउंडिंग्स बीइंग अ लिटिल नाइस एंड आपकी स्किन बेहतर हो जाती है, आप आई थिंक वो ग्लो करने लगते हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि आप सारी बातें एज यू सेड कि मॉइस्चराइजर भी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एक्सेट्रा। सो या यू लुक बेटर इन विंटर्स एज कम्पेयर टू समर। बिल्कुल। आज हम बात करें सर्दियों समर्स में तो आप पसीने पसीने हो रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हम आज बात करेंगे सर्दियों का फैशन और तो सर्दियों का फैशन होता क्या है। तो बात ये है जनाब आली कि हर साल मुख्तलिफ ट्रेंड्स होते हैं। जैसे 2022 के कुछ सर्टन कलर्स थे, 2021 के, ऐसा ही तो होता है। 2023 के भी कुछ कलर्स हैं। बिल्कुल। ऑल्दो ना भी जाने तो हम वही पहनेंगे जो हमारा दिल चाहेगा, लेकिन अगर जान जाएंगे तो शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ये बताइए कौन से हैं 2023 के एक्चुअली कलर्स? यही होता है कि हम डिज़ाइनर्स ही होते हैं जो मतलब एवरी ईयर हम एक नया कलर या मतलब एवरी ईयर हम एक नया कलर को कलर ऑफ द ईयर कह देते हैं, उनको हम देन फिर एसोसिएट करते हैं उस ईयर से और उसको फिर हम अपनी हर किस्म की कलेक्शन में लाते हैं, whether they're shoes, accessories, clothes and other products, I would say. बिल्कुल। So color of the year इस साल जो चल रहा है that is for winters I would say is red. रेड? Yes, you would be surprised, but it's red. अच्छा। Yeah. नाइस। Yeah. और रेड वाकई बड़ा खूबसूरत रंग है। अगर आप पहनते हैं तो इट्स वेरी वाइब्रेंट। तो आप जा रहे होते हैं इस वक्त, इस साल जो आप जा रहे हैं, यू गोइंग टू द फैमिली ऑफ रेड, यू गोइंग टू द फैमिली ऑफ बर्न्ट ऑरेंज, वो बड़ा अच्छा लगता है आपके विंटर्स के हिसाब से। तो विंटर्स में आप ये कि थोड़ा सा आप कुछ भी ना करें स्किन के ऊपर, जस्ट पुट अ डार्क शेड ऑफ लिपस्टिक, बर्गंडी और रेड और समथिंग लाइक दैट एंड जस्ट कैरी योरसेल्फ विद अ सॉलिड टॉप। मतलब आप चाहे उसको कार्डिगन के फॉर्म में ले लें, स्वेटर के फॉर्म में ले लें, आप उसको आप ये भी कर सकते हैं कि आप अंदर यू कैन जस्ट वेयर अ
a normal top, maybe a tank top or something, और उसको आप layering ऊपर कर लें with a jacket, with a long jacket, with a short jacket or something like that. और आजकल मैं आपको बताऊँ एक जैकेट्स का ट्रेंड जनरली लॉन्ग जैकेट्स का बहुत ज़्यादा चल रहा है. इन समर्स एंड विंटर्स सिर्फ फैब्रिक का मटेरियल का फ़र्क आ जाता है. तो आजकल जो है मतलब बहुत मुझे तो ट्रेंडी लगता है व्हेन यू वेयरिंग जीन्स एंड यू जस्ट वेयर maybe in summers you could wear Long a tank shirt top and or in winters you could wear maybe a small cardigan inside and then उसके ऊपर आप एक जैकेट ले लें as a layer. So that would give you, जैसे अभी हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ गया है, औरतें ज़्यादा काम करने के लिए निकल रही हैं वगैरह वगैरह. तो जैसे कि आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उस हिसाब से ऑब्वियसली फैशन भी आप जो डिफरेंट कैरी कर रही हैं वो भी चेंज हुआ है. अगर आप नोटिस करें तो पहले इतने आपके वर्किंग वुमेन के फैशन अवेलेबल नहीं होता था मार्केट में, लेकिन अगर आप अब देखें जाकर तो सॉलिड कलर्स एंड वर्किंग वुमेन फैशन एंड स्मार्ट कैजुअल्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. तो बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद whatever trend is happening and whatever changes are happening in your society. अच्छा, जैसे आपने रेड का, तो अक्सर स्किन टोन्स पे लोग कहते हैं कि मुझ पे रेड सूट नहीं कर रहा, तो आप ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि रेड को भी आपने शेड्स और ह्यूज और टेंट्स देख के लेना है. बिल्कुल बिल्कुल. रेड में भी देखिए ना, हर कलर में आपको मतलब आई वुड से हज़ारों एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वेरिएशंस आ सकते हैं. ठीक है, तो मतलब स्पाइसी रेड होगा, फिर एक होगा आपका टोमेटो रेड, एक आपका होगा थोड़ा सा अ डार्कर टोन ऑफ रेड जो कि ब्लड रेड कहलाएगा, या मरून की तरफ भी आप चले जाते हैं, ऑरेंज की तरफ भी आ रहा होता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो रेड में बहुत सारे टोन्स होते हैं एंड मे बी जैसे मुझे लगता है पर्सनली कि मेरे ऊपर जो बिल्कुल एक वो स्पाइसी किस्म का रेड होता है वो मेरे पे सूट नहीं करता. आई मीन दैट्स व्हाट आई फील. बट आई मीन व्हेन आई गो टू अ लिटिल मरूनिश टोन आई फील कंफर्टेबल. आई मीन मे बी कि वो ऐसा ना हो कि मुझ पे सूट कर रहा है नहीं कर रहा, वो आपका अपना कंफर्ट होता है ना. चीखता हुआ रेड नहीं पहनना मैंने थोड़ा सा सटल और थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो वो आपके एक्चुअली कलर क्या होता है आपको पता है कि कलर भी आपकी टोटली इट्स ऑल इन योर साइकोलॉजी. इट्स ऑल व्हाटएवर यू गोइंग थ्रू आप उस किस्म के कलर्स पहनने लगते हैं. अच्छा, यहाँ पे वैसे आपकी एक बात था एक हद तक सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा थोड़ी मेरी मुख्तलिफ वो है अपना, क्योंकि आई एम अ वेरी हैप्पी बबली पर्सन एंड आई ऑलवेज वेयर ब्लैक सॉलिड्स, ब्लैक वाइट डार्क ब्लू. तो मैं कलर पर्सन नहीं हूँ व्हेन इट कम्स टू क्लोथ्स. उसका रीज़न क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो कलर्स या वो कट्स पहनने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों. अगर आप एक रंग पहन के बहुत अनकंफर्टेबल हैं तो आपकी पूरी शख्सियत को ख़राब करता है. जैसे कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, आपने कपड़ों को कैरी किया हुआ, ना कि कपड़ों ने आपको कैरी किया हुआ. तो एक बात और मैं थोड़ा सा आप भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि ये रंग मुझ पर सूट नहीं करता. होता ये है कि मैं अपनी हर स्किन टोन के लिए एक अलग रंग है, जिस तरह लिपस्टिक का शेड है. तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करें, लोगों को ये समझाएं कि हर रंग आप पहन सकते हैं, बस उसका थोड़ा आगे पीछे अगर खेल लिया जाए उसके शेड से. बिल्कुल. देखिए, हर रंग आप पहन सकते हैं, लेकिन उस रंग का क्या टोन आप सेलेक्ट करते हैं आई वुड से वो डिपेंड करता है. आप उसको फिर देखिए, मेरे ख्याल में तो मैं बज़ाते खुद उसको मानती हूँ कि फ़ैशन इज़ आई मीन जो आप उसको जिस तरीके से कैरी कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट इज़ फैशन. मे बी आप बिल्कुल ऑर्डिनरी कपड़े ले लें कहीं से भी, लेकिन अगर आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से कैरी किया है तभी वो मतलब एक फैशनेबल ट्रेंड में आएगा. और अगर आपने दुनिया का बेस्ट डिज़ाइनर, दुनिया का बेस्ट ड्रेस भी पहन लिया है एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू कैरी दैट तो वो ख़त्म हो जाता है, वहीं पे उसका सारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. मीना वही बात मैं कह रही थी ना, कंफर्ट. आपने कुछ भी पहना हुआ है, अब आप अनकंफर्टेबल हैं, ना आपसे चला जा रहा है, ना आपसे वो कट संभल रहा है, तो मजाक बन जाता है. कट भी नहीं संभल रहा, और अगर मैं मतलब एक सपोज एक कलर पहन रही हूँ और मुझे अंदर से लग रहा है कि वो मुझ पे नहीं सूट कर रहा, कॉन्फिडेंस या मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो वो बैक ऑफ माई माइंड मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो उसको शेक करेगा, या उसको उस तरीके से मैं उस कॉन्फिडेंस से वहाँ पे नहीं जा सकूँगी. मे बी बट इफ़ आई एम कंफर्टेबल इन अ सर्टन कट और कंफर्टेबल इन अ सर्टन कलर, तो वो मेरे मूड को, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कलर्स प्ले विद योर साइकी, तो ये नहीं है कि अगर आप ब्लैक पहन रहे हैं तो आप अंदर से बड़े उदास हैं तो आप ब्लैक पहन रहे हैं. नो, अ लॉट ऑफ वाइब्रेंट पीपल, ब्लैक इज़ क्या कहते हैं द बेस्ट कलर. आई मीन आप शीक लगते हैं, क्लासिक लगते हैं. एग्जैक्टली. तो ब्लैक दुनिया में सबसे ज़्यादा एक फेमस माना जाने वाला कलर है. आई मीन यू वेयर ब्लैक टू बॉल्स, यू वेयर ब्लैक टू
वो कहते हैं कि the when biggest in doubt, gatherings you wear go black. to, exactly, सही exactly. बात है। तो Black ऐसा पहने, red बिल्कुल lipstick नहीं है लगा कि लें। अगर आपने ब्लैक पहना है तो आप कोई उदास है, आपने वाइट पहना है तो आप उदास है, ऐसा नहीं है. इट इज़ जस्ट द कलर दैट यू थिंक इज़ योर्स एंड यू कैरी बेस्ट. आई मीन आई थिंक 70% ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर आई एम वेयरिंग ब्लैक. सेम हियर. हाँ. ब्लैक वाइट एंड ब्लूज. मुझे बताइए कि आपने बताया कि लॉन्ग वो इन है, आपने कोई लंबा सा कोट ले लिया, जी. कोई लंबा सा मतलब कोई भी गाउन सिलवा लिया अंदर टी शर्ट के साथ और पैंट्स के साथ. जी. पैंट्स में कौन से कट्स आजकल है ना? आजकल अच्छा, हम पाकिस्तानी वुमेन के हिसाब से अगर आप देखें तो जीन्स के अंदर हमें, बिकॉज यू नो वी आर ब्रॉडर फ्रॉम द हिप लाइन एंड यू नो नीचे हमारा तो ऐसा वो होता है different, Slimmer तो होता है। बूट कट यूजुअली हमारे यहाँ ठीक पे है। हमारी स्ट्रक्चर की को औरतों safe के लिए रखता है, हाँ। सेफ रखता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कराची में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं आती, मगर वाकई आई मीन आई एम ऑल्सो लाइक यू, आई एम I'm also, हाँ, रेडी. एक हवा waiting. चले और मैं हाँ, कुछ मैं सब पहन पहन- लूँ हाँ। बिकॉज आई वांट टू यूटिलाइज दोज क्लोथ्स. तो अगर आपको सपोज नहीं आ रही हो रातों में कराची में, इट्स लिटिल बेटर एक्चुअली. आई मीन इफ यू गो आउट Yeah, तो वो now रातों में it's थोड़ी getting, सी आपको yeah. चिलीनेस महसूस होती है, तो आप शॉल ले लें अच्छी, आप केप ले लें. Capes, आई लव हाँ, I वेयरिंग love- केप्स. exactly. हाँ, तो केप्स में आप उसको नीचे आपने अंदर कुछ भी पहना है, इफ यू वेयरिंग अ नाइस केप, आप जीन्स पहन लें, ऊपर आप कुछ भी अंदर आपने बेशक जो भी पहना है, बिकॉज द केप इज गोइंग टू हाइड दैट. Yeah. सो आपको अगर रात में कभी एकदम से जाना है कहीं, तो आपने वो लिया ना, आपने एक अच्छी सी Solid, केप ली हाँ, एंड आप निकल आपने गए. ब्लैक पैंट्स ब्लैक टी शर्ट के ऊपर अच्छा सा बिल्कुल केप ले बिल्कुल. लिया. इवन यू कैन गो फॉर्मली विद दैट. आई मीन बहुत True, अच्छी अच्छी true, केप्स अवेलेबल हैं मार्केट में. आप बहुत अच्छी शॉल्स कैरी कर सकते हैं. आई एम अ बिग फैन ऑफ शॉल्स एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन फॉर शॉल्स. तो उन शॉल्स को निकालने का महीने यही आते हैं. यही 2-3 ही महीने हैं, वो भी 2-3 में मैं ज़्यादा कह रही हूँ. देन शायद अगेन दिसंबर मतलब आएगा. हम तो ये शो कर रहे हैं मतलब एक पाकिस्तान के लिए, तो यू नो बिल्कुल, पाकिस्तान में तो बिल्कुल. ठंड आई भी है बाकी जगहों पे, तो वहाँ पे आप इन फैशन को बहुत अच्छी तरह कैरी कर सकते हैं. बीना, ये भी तो है ना कि हमें विंटर फैशन इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसमें हमारे सारे बॉडी के फ्लॉस छुप जाते हैं. अब समर में तो बॉडी दिख रही है, अब कहाँ से मोटे हो रहे हैं, कहाँ से नहीं हो रहे. विंटर में आप कुछ अच्छा सा ऊपर पहन लेते हैं. अच्छा, विंटर में आप नोट करें तो आपका खाना का भी ज्यादा दिल चाहता है. यू हैविंग ड्राई फ्रूट्स, आपका दिल चाह रहा होता है कि आप यू नो हम वजन बढ़ाते हैं winter में. ब्लैंकेट में घुस के रात में, आई मीन यू जस्ट हैविंग समथिंग तो मंच करें कुछ. Exactly. तो I've generally seen as people put a little bit weight in बिल्कुल winters सही बात as है, compared to हाँ. what they do in summers, because summers में तो आपका कुछ दिल ही नहीं चाह रहा होता. अब बाकी सब कुछ भी तो स्वेट ना करके निकल जाता ज़्यादा मतलब यू नो आपको है. बेजार हो रहे हैं. अच्छे यानी आप ना आप जॉर्जेट्स पहन सकते हैं ना आप नहीं, कुछ और नहीं, पहन सकते हैं. यार, आपका कुछ दिल ही नहीं चाह रहा. तो कराची जैसे शहर में तो चिपक जाते हैं कपड़े सही आपके बात है, सही ऊपर. बात मुझसे तो ठीक से जीन्स नहीं पहनी जाती इन समर्स बिकॉज ऑफ द हीट एंड बिकॉज Yeah, ऑफ द वेदर कंडीशंस. बिल्कुल सही कह रही हैं. अच्छा, अब एक लास्ट बात कि अब आपने बताया कि जैसे अब आई डोंट नो इफ़ इट्स योर फील्ड और नॉट, लेकिन मेकअप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल लुक में. Absolutely. और हम आमतौर पे क्या करते हैं कि हमें अभी तक नहीं समझ आई है, जो पूरी दुनिया में एक बात होती है, लेस इज़ मोर. हम हर चीज़, हर स्टेटमेंट, जैसे अब ज्वेलरी भी बहुत हैवी पहन लेंगे, कपड़ा भी, तो इस पे थोड़ा सा गाइड करें कि इफ़ आई वांट टू लुक डिसेंट येट प्रोफेशनल येट क्लासी, कौन सा एक ऐसी टिप है जो मैं अपने ऊपर आजमाऊँ, या कोई भी शख्स? देखिए ये चेंज हो रहा है जो आप कह रही हैं. ये अब हमारे यहाँ की भी जो लड़कियाँ हैं समझते जा रहे हैं. वो समझती जा रही हैं. दे आर वेयरिंग वेरी लेस मेकअप. आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन योर स्किन केयर बिल्कुल. रूटीन, बिकॉज ऑफ योर स्किन इज गुड एंड योर स्किन इज ग्लोइंग. तो आप सिर्फ एक लिपस्टिक भी लगा लेंगे तो टिंट लगा लें. then आप एक टिंट लगा रहे हैं, आप लिपस्टिक लगा लें, या आप डे में जो आपका सनस्क्रीन होता है उसमें मतलब टिंट वाला भी जी, अवेलेबल बिल्कुल है. होता है, जी, आप जी. टिंट वाला सनस्क्रीन लगाएं. यू जस्ट पुट अ लिटिल लिप टिंट एंड यू नो जस्ट टिंट इट अ लिटिल बिट हियर एंड यू गुड टू गो. और कपड़ों में कोई ऐसी टिप देना चाहेंगी विच मेक्स यू लुक नाइस? कपड़ों में देन अगेन आपकी बॉडी वेयर सॉलिड्स. कट पे डिपेंड करता है, बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है. बट या सॉलिड्स यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद सॉलिड्स. दे आर माय फेवरेट. आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नीचे विद द पजामा और समथिंग व्हाटएवर यू वेयरिंग यू कुड जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ प्रिंट इन दैट. Detailing. बट a little bit of print in that I would say, but generally solids आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. I mean for the past 2 years I would say. मेरा इस तरह भी सेफ है ना, जैसे आपने एक प्रिंट पहनते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आज मैंने ये पहन लिया है, अब एवरीवन विल रिमेंबर दिस. और अगर मैं एक प्लेन ब्लैक शर्ट 4 बार भी पहन लेती हूँ तो देखिए, ये ब्लैक भी इज है, ब्लैक, ब्लू इज ब्लू, तो ये मुझे भी लगता है कि और it's, डिफरेंट बॉडी टाइप्स भी होते हैं. ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपसे कहा
हम पाकिस्तानी खवातीन के सर्टन हाँ, फिगर्स pear shape है हैं ये हमारा होता है, वो, तो बिल्कुल। उसमें अगर आपने इफ यू वेयरिंग द रॉन्ग प्रिंट दैट कुड जस्ट मेक यू लुक ट्रू really fat or I mean अभी इसको body shaming में ना ले लें लेकिन I mean it's the truth सही it will बात है। make you look a little जैसे आपको कभी whiter अगर आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस पहन ली विदाउट कंसिडरिंग योर बॉडी टाइप तो बिल्कुल। वो इट कैन गो but रॉन्ग। इस चीज़ में solids में you cannot go wrong बिल्कुल। सॉलिड्स में भी एक और टिप मेरी तरफ से है कि इफ़ यू आर लिटिल प्लम्प तो गो फॉर द डार्कर टोन्स एंड ह्यूज, क्योंकि वो रोशनी को अब्जॉर्ब करते हैं और वो आपको थोड़ा ज़्यादा स्लिमर दिखाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई डू। ये मेरी एक ये मेरी एक वो है क्या कहते हैं मेरी ज़ाती मैं ये तो एक है ना मतलब ये तो एक दुनिया की वो है कि मतलब ब्लैक लुक्स यू मेक्स यू लुक थिन बिकॉज ऑफ द लाइट हाउ एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर आपको लगता है आप बहुत दुबले पतले हैं तो वेयर द लाइटर कलर्स। हाँ, अगर आप डार्क कलर पहन रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपका आपकी बॉडी के लुक को एटलीस्ट टोन डाउन करता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आज के जो टेक अवे है कि लाल रंग जो है सीज़न का कलर है और उसके डिफरेंट डिफरेंट हम शेड्स बना सकते हैं। दूसरा प्लीज़ अंडरस्टैंड करें लेस इज़ मोर। अगर आप बहुत कुछ अपने ऊपर लाद लेंगे, कानों में झुमके भी पहन लिए, हाई वो जो कि बूट्स भी उस तरह पहन लिए, बहुत सारी ख़वातीन सर पर हिजाब करती हैं मगर यहाँ ब्रोच लगा लेती हैं। स्टॉप डूइंग दिस। आप बहुत खूबसूरत हैं, वैसे ही अल्लाह ताला ने आपको बहुत हसीन बनाया है। थोड़ा सा अपनी सेल्फ केयर करें, ट्राई टू वेयर सॉलिड कलर्स, इन्वेस्ट ऑन 2-4 जो है वो लॉन्ग उस पर कफ्तान्स हो गए, शॉल्स हो गई, केप्स हो गए, उन पर इन्वेस्ट करें और आप बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाली हैं इस विंटर में किसी भी दावत में। आपने कहीं नहीं जाना है। ब्रेक के बाद मैं जाऊंगी क्योंकि साइमा का जो वेजिटेबल चाउमीन है वो तकरीबन तैयार होगा, लेकिन मैंने साइमा से कहा था कि आप रुक जाएं, हमारे सामने आप सारी असेंबली करेंगी क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि वो क्या क्या डालती हैं, किस तरह बनाती हैं। तो हम लेंगे बीना आसिम से इजाज़त और उसके बाद हम जाएंगे साइमा के किचन में। आपने कहीं नहीं जाना है। मिल रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और मैं मौजूद हूँ शेफ़ साइमा के किचन में और शेफ़ साइमा से हम जानेंगे कि जो देसी स्टाइल चाउमीन बन रहा है वो कहाँ तक पहुँचा। जी साइमा। बस माविश, आज मैंने अभी जो है इसकी चिकन जो है वो डन करके रख ली थी और फिर मैंने सोचा सामने ही इसको हम नाजरीन को दिखाएं बिकॉज तो फिर चूल्हा जलाना है? हाँ बिल्कुल, चूल्हा जलाते हैं और हम अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं स्टर फ्राइंग का। थोड़ा सा वो गरम हो जाए। जी माविश, आप देख सकते हैं इस पर एक गोल्डन सा कलर आया हुआ है, कलर चेंज है, ये फुली कुकड है। और अब हमने इसमें क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं और हमने बहुत ज़्यादा सब्ज़ी को भी नहीं पकाना है तो ये फटाफट झटपट बनेगा। बिल्कुल, ये विद इन वैसे 35 मिनट्स में रेडी हो जाती है। इसमें इंक्लूड कटिंग समेत? यस, चॉपिंग के साथ नूडल्स अगर आपकी बॉइल्ड है तो शायद उससे भी कम में हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि 35-40 मिनट्स में नूडल की बॉइलिंग के साथ बन जाती है। क्योंकि वो रेसिपी है जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आज क्या बनाऊं तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों को खुश किया जाए। पास्ता बना दो। नहीं, नूडल्स बड़ा मुझे ये बताइए आपने सॉस बना ली है सब इंग्रेडिएंट्स डाल के? ये मैंने सॉस बनाई है और इसमें मैंने जो है वो थोड़ा सा नूडल्स का पानी भी शामिल कर दिया है। अगर वो ना हो तो आप चिकन स्टॉक शामिल करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, आप लेकिन इसमें चिकन स्टॉक अब शामिल नहीं करें? नहीं, ये पूरी ये देखिए मैंने जितनी भी यहाँ पे उस वक्त सॉसेस बताई थी उनको मिक्स करने के बाद मैंने तकरीबन 1/4 कप के बराबर इसमें पानी शामिल किया था, वही जो नूडल्स का पानी था बचा हुआ। अगर वो है तो वो डालें, वो ना हो तो सादा पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं, वरना दी बेस्ट जो इसका रिज़ल्ट आता है वो चिकन स्टॉक से आता है। ठीक है। यखनी जिसे हम कहते हैं, वो सादी यखनी प्लेन बनी हुई हो। अच्छा माविश, अब इस पर हम काम शुरू कर देते हैं। ज़रा इसको क्या हम वो जो आपका डोई थी लकड़ी वाली चमचा, नहीं वो उसको इस्तेमाल नहीं, वो अभी दस्तयाब नहीं। वो दस्तयाब तो है लेकिन मैं अभी इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं चलाती जाती हूँ और आप डालती रहें। हाँ माविश, मैं एक पहले चमचे हम से कर लूँगी वैसे। ठीक है, अभी मैं इसमें अपनी बंद गोभी शामिल करते हैं इसको मैं यहाँ से पकड़ लेती हूँ और फिर इसको चलाती रहती हूँ। इसमें हम अपना कैरेट्स एंड कैप्सिकम विद मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की हैं और आप ये ज़रा खुशबू भी और आप रंग
कटिंग भी देखें आप वेजिटेबल्स की कि हमने इसको कैसे कट किया है, ठीक है। इसको हम पूरा ही डाल देते हैं। सारी जूलियन कट है ना, जी, बारीक बारीक कटा हुआ। थैंक यू। हम इसमें आ जाएगा हमारा सब हाँ, अभी ये थोड़ी सी इसका जो है ये बैठेगा हाँ, ना थोड़ा। बैठेंगे। मैं इसको मावी ज़रा आप एक मिनट, ये चीज़ मैं ज़रा दिखाना चाह रही थी लोगों को। ज़बरदस्त। और आप ये सोचें अगर अभी हमारे मैं पास यहाँ बड़ा हाँ, वॉक मैंने कहा होता मैं ये टेस्ट करूंगी और फिर बताऊंगी, हाँ, कल बताऊंगी बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये कैसा था। ये देखें बड़ा वॉक अगर होगा हमारे पास तो उसमें ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी। जो चाइनीज़ वॉक अब अवेलेबल हैं, जी जी, वो बड़े बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त चाइनीज़ वॉक अवेलेबल है। अब हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, ठीक है। इसी स्टेज पे अब हम अपना नूडल्स इसमें शामिल करेंगे। सही। और ये नूडल्स हमने शामिल की, सारी ही कर देते ये आपने हैं। पूरा पैकेट नूडल्स, ये पूरा पैकेट से थोड़ा सा बढ़ा के मैंने लिया था क्योंकि और उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया था। ऑयल लगा के, जी बिल्कुल मारूफ। इसको आप उस तरफ रख लें, अगर हमें लगेगा तो फिर हम और ऐड कर देंगे अपनी हमें नूडल्स। कोई मदद की ज़रूरत जी हो। जी, मैं भी आपको बताती हूँ, शायद मुझे आपकी हेल्प चाहिए हो। आप सॉस अगर पोर कर दें तो बहुत बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल बात कर होगी। मिक्स कर लीजिएगा थोड़ी सी फिर से। अच्छा, सॉस में मैंने शुगर भी थोड़ी सी ऐड की थी ताकि वो जो आपको आप ताकि डायबिटीज़ वाले जो डॉक्टर थे उनकी बात को नज़रअंदाज किया जा एक्चुअली सके। इन सॉसेस में तो शुगर ऑलरेडी होती है, लेकिन हमने जो विनेगर डाला, विनेगर का मुझे ये लग रहा था ऐसा नहीं हो कि बहुत खट्टा हो, तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको करना पड़ता है। डालना आप- शुरू करूं? जी जी बिल्कुल, आप डालें। पूरा डाल हाँ दें? जी, पूरा डाल दीजिए क्योंकि ये ये अभी अच्छा थोड़ी खासा देर में स्पाइसी बनेगा? नहीं, स्पाइसी नहीं होगा। हमें सॉस का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए है माविश, इसलिए कि ये थोड़ी देर में जो नूडल्स हैं ना, ये सॉस को अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और अगर आपने ज़्यादा नूडल्स ले लिए जैसे मेरे पास इस वक्त थे, और मैंने इतनी इसको सॉस नहीं डाली इस वक्त, तो ये थोड़ी देर में मतलब ड्राई हो जाएगा, तो वो हम ड्राई करना नहीं चाह रहे, ठीक है। अच्छा, एंड में हमने इसमें ग्रीन अनियंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ग्रीन अनियंस को भी डाल के आपने बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना। ये सब झटपट होना है, फटाफट। बिल्कुल सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो ना साइमा, तो कुकिंग बहुत आसान है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई और काट के दे दे सब, है ना? कोई और पका के भी दे दे तो वो और तो भी खैर, ज़्यादा अच्छी उसके बात बाद है। तो ज़िंदगी आसान है। ज़िंदगी गुलजार है फिर, अगर कोई और पका पका के दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा माविश, आप ये देखिएगा कि नाजरीन भी देख सकते हैं कि हमारी उस सॉस से ग्लॉस कितना अच्छा आ गया है, और तैरता हुआ एक सॉस मिनट भी ये, नहीं लग हाँ, रहा। ये दिखाएं ज़रा नाजरीन को। हाँ, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करूँगी। और इस स्टेज पे हमने जो है वो बंद कर दें चूल्हा? जी, चूल्हा बंद कर देना है। वाओ, और दिस इसको लुक्स सो थोड़ा सा हमें नाइस। साफ़ भी करना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाह रही हूँ कि अच्छा, ये अच्छा खासा सॉसी है साइमा। जी, ये भी थोड़ी देर में जज्ब हो हाँ, जाएगी। जज्ब हो जाएगा। जी बिल्कुल। खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही है। चलो, काउंटर छोड़ दें साइमा, बस अब इसको हम निकाल लेते हैं। ओके, इसको हम डिश आउट करते हैं। कहाँ है वो डिश? इसके साथ ही माविश हम ये हटा जो दो? है ये मुझे चाहिए होगा। आपको स्पून चाहिए? जी हाँ, ये दे दीजिए, और ये भी शायद मुझे इसकी ज़रूरत हो। अच्छा, ग्लॉस जी जी, देख रही हूँ, चमकता धमकता चाउमीन रेडी है। खुशबू भी आप इसकी इस वक्त फील कर सकती हैं। फील ही कर सकती हूँ, बस खा के तो थोड़ी देर बाद बताऊँ। और माविश, हम नूडल्स के बारे में आज अगर बात कर रहे हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं नूडल्स के, जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। बिल्कुल। आप जानती हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, चाइना में नूडल्स तकरीबन 400 इयर्स अगो बनाया गया। अच्छा, ठीक है। और ये वहाँ पे मिले से बनाया जाता था, यानी बाजरे से। अब तो हम वीट और एग का इस्तेमाल करते हैं। आज हमने अपने खाने में भी माविश यहाँ पर एग नूडल्स यूज़ किए हैं, ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि एग नूडल्स चाउमीन के लिए बहुत यानी मौजू होते हैं। और हम जो है वो इसको रख दीजिएगा, एग नूडल्स से अगर आप बनाएं तो आपके चाउमीन बड़े अच्छे ज़बरदस्त से बनेंगे, खिले खिले भी बनेंगे।
और जो सही लुक हमें चाहिए होती है चाउमीन की वो एग नूडल्स से ही आती है। इसके अच्छा, इसकी शक्ल और खुशबू रेस्टोरेंट वाली ही है। जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना अगर हम सॉसेस का अच्छा इस्तेमाल करेंगे और क्या कहते हैं नैपकिन एक मुझे मिल जाए तो और आप दिल से घर बैठ पकाएंगे तो के- अच्छा बनेगा। आप घर बैठ के और सही मतलब क्वांटिटी में आप हम सॉसेस यूज़ कर लें। इंग्रेडिएंट्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगी कि एक आपने बताया पहले बाजरे के बनते थे, अब बाजरे के बनते थे, अब तो हम व्हीट एंड एग से बनाते हैं नूडल्स। और एग नूडल्स आजकल बहुत वैरायटी ऑफ नूडल्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में भी, जिनमें एग नूडल्स हैं, हमारे पास उडॉन नूडल्स हैं और राइस नूडल्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। सोबा नूडल्स हैं जो जापान में बहुत ज़्यादा क्यूजीन में यूज़ करते हैं, वो बकव्हीट फ्लावर से बनते हैं। तो सोबा नूडल्स बहुत ज़्यादा ईज़िली यहाँ अवेलेबल नहीं होते। आजकल आप देख रही होंगी बच्चों के लिए वो रामेन नूडल्स का एक ट्रेंड निकल आया है, वो भी जो है रामेन नूडल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। सही। फिर जो चाइना और जापान ने वैसे तो टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया को ही पीछे छोड़ दिया हर है, चीज़ में मतलब, ठीक है ना। कल आप बात कर रही थी MRI और वो ख्वाब और ख्वाब तक ड्रीम्स, वो, हाँ। जी, तो मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि हम जो हैं वो किस तेज़ी से एक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे हर चीज़ एक रिप्लेसमेंट हो जाएगी। AI का भी इस्तेमाल आप कल बता रही थी वो फ़ोन के हिसाब से। तो क्या आप जानती हैं माविश कि 2005 में जापानीज़ एस्ट्रोनॉट अपने साथ नूडल्स स्पेस में ले गए। अच्छा। जी, रामेन नूडल्स। और उसके बाद जो है वहाँ पर फिर जो जापान ही का कोई फूड कंपनी है जिन्होंने ज़ीरो ग्रेविटी नूडल्स बनाई, इंस्टेंट नूडल्स बॉल फॉर्म में, ताकि जो ट्रैवलर्स हैं, स्पेस पे जाने वाले जो ट्रैवलर्स हैं, वो उसको अपने साथ आसानी से कैरी करके लेके जा गिरेंगे सकें, नहीं। वो गिरेंगे भी नहीं और क्या ज़ीरो बात है। ग्रेविटी है। तो हम तो आज 2023 में सोच रहे होंगे, शायद हम में से किसी को भी नहीं पता होगा कि नूडल्स जो है टू स्पेस पे 2005 में पहुंच चुकी है। इसके अलावा जापान में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा म्यूज़ियम है जो कप नूडल्स को बनाने के लिए डेडिकेट किया गया है। और जब आप उस पर विज़िट करते हैं विज़िटर्स को, वो ख़ुद से जो है चिकन रामेन बनाने का पूरा प्रोसीजर मतलब वो प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ वो बना सकते हैं। और उसी म्यूज़ियम के अंदर एक बच्चों के लिए नूडल्स पार्क बनाया गया है। अच्छा। जी, अब आप सोचें कि ये हाँ, सोच कर ही ये सुन कर ही पूरी दिल चाह रहा है कि हम अवाम, वहाँ पहुँच नूडल्स से जाएं। obsessed है। बिल्कुल। और बच्चे आजकल के जो टीनेजर भी हैं, बच्चे भी हैं, वो नूडल्स बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा। बिल्कुल। मॉमीज़ भी जो हैं फ़ौरन वो एक नूडल्स का पैकेट खोला और बना दिया, आसान काम किया ये वाली चीज़ें। तो वो वहाँ पे बच्चे जो हैं उनके लिए स्लाइड्स बनाई गई हैं, वहाँ पर राइड्स हैं जिनमें बैठ के वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख सकते हैं नूडल्स का। कोई नाम है इस पार्क का, म्यूजियम का? म्यूज़ियम का नाम मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको बता दूंगी चेक करके। और मेरा ख्याल है नूडल, हाँ चलें बल्कि check नहीं ना, करके। आप लोग गूगल कीजिए कि जापान में जो है वो नूडल्स का म्यूजियम ओक्लाहोमा कौन में, सा है जी। और कहाँ पर है। बिल्कुल। थोड़ा सा काम लोग भी करें ना, आप सारी इन्फॉर्मेशन ले आती हैं। हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो स्लर्पिंग है, जैसे हम सुड़ करना सुड़ करके कहते खाते हैं, हाँ। तो वैसे तो हमारे कल्चर में ये बैड मायूब एटिकेट्स समझा में जाता आता है, है। जी, जी, जी। तो लेकिन अगर आप नूडल्स खा रहे हैं जापान में, तो वहाँ पर अगर आप स्लर्प ना करें तो ये बैड एटिकेट्स में शामिल है। यानी आप मतलब आपने बिल्कुल हर नूडल को सुड़क के खाना है, सुड़क करके आवाज़ आनी ज़रूरी है। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त फ़न फैक्ट था नूडल्स के बारे में, जो कि मैं थोड़े दिन पहले पढ़ भी रही थी और मैंने सोचा था अपने नाजरीन के साथ शेयर जिस दिन करें। नूडल्स बनाऊंगी उस दिन तो साइमा सुड़प अब करके हम आज खाना बहुत एक्सपेरिमेंट ज़रूरी करेंगे है। किस तरह हम खा सकते जी, हैं। और एक बहुत मज़ेदार सी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि सैमसंग कंपनी का नाम आपको दूं ब्रांड, तो उसके साथ ही आपके जहन में क्या आएगा बैक ऑफ अब माइंड? आप क्या चाह रही हैं, नूडल्स आए? आप बता दें क्या आना चाहिए। देखें, आपके तो जहन में मेरे जहन में वैसे तो तो टीवी आते हैं। टीवी, इलेक्ट्रॉनिक जी, आइटम, टीवी आते लेकिन हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि सैमसंग वाले इससे पहले फूड सप्लायर्स थे जो एक्सपोर्ट करते थे फ्लावर और वेजिटेबल्स और ड्राइड फिश और नूडल्स बना के एक्सपोर्ट किया करते थे।
तो बाद में ये जब अमीर होते चले गए तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड खोल लिया। क्या बात है, तो जबरदस्त। ये आज कोई कुछ बेटा उनका पढ़ के आ गया होगा इंजीनियरिंग। हाँ, हो सकता है इंजीनियरिंग पढ़ के आ गया हो, तो भाई वो उन्होंने अपना जो है ना खाने पीने का कारोबार बंद किया और वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे आ गए। जबरदस्त। तो ये कुछ बड़े मज़ेदार से फैक्ट्स थे जो मैंने सोचा कि नाज़रीन Noodles को भी facts। पसंद आएंगे। और आप लोग प्लीज़ इस रेसिपी को सब ट्राई करें घर में, हमें बिल्कुल, फीडबैक दें, हमारे चैनल पे यूट्यूब चैनल पर देना ना भूलें। और माविश अब आप भी इसको ट्राई करेंगी? मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी, लेकिन जब मैं सबसे खुदा हाफिज़ कह दूंगी तब थैंक यू सो मच साइमा फॉर अनदर अमेजिंग रेसिपी और जो फन फैक्ट्स लेकर आती हैं खाने के साथ। हाँ, आपको भी आज बस मुझे मज़ा आ एक रहा दुख होगा। रह गया कि आपने नूडल्स से कोई ब्यूटी टिप नहीं दी। हाँ, वो मैंने सोचा नहीं, कल दे रहने देगी तो रहने अभी रहने नूडल्स दे। के बड़े सारे हाँ, क्योंकि वरना वो अचानक से ये ना कहते कि इसको घिस के पेस्ट करके फेस पे लगा लें। मैं लूँगी अब आपसे इजाज़त, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं कोई तमहीद नहीं बांधूंगी। मैं कह रही हूँ अल्लाह हाफ़िज़। मैं इसके बाद नूडल्स ट्राई करूँगी, आपने ये ट्राई करने हैं और हमें फ़ीडबैक देना है हमारे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे। कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह 9 में। अल्लाह हाफ़िज़।